BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 541, महाद्वीप को नियंत्रित करने की दृष्टि। गु दाओ के सुझाव के सामने जियाओमिंग मुस्कुराया और फिर उसके साथ चला गया। उनके जाने के बाद यह क्षेत्र जल्द ही गहन चर्चा का दृश्य बन गया। जब तीन कबीले गठबंधन में अचानक परिवर्तन की खबर गु दायरे तक पहुंची तो इसने बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया। गु कबीले के सभी दुर्जय विशेषज्ञ चिंतित थे। हुन कबीले द्वारा याओ कबीले के मौन विनाश और लेई और यान कबीले के प्राचीन जेड टुकड़ों की चोरी की खबर में ऐसे तरीके शामिल थे जो गु कबीले की क्षमताओं से परे थे। गु कबीले के लिए इस बारे में घबराना मुश्किल था। ये भी प्रारंभिक कारण था कि गु कबीले, जो कभी नंबर 1 कबीला था, ने स्वर्गीय न्यायालय के लिए एक जैतून की शाखा बढ़ा दी थी। अब जियाओ मिंग के आगमन के साथ गु कबीले में आत्मविश्वास की एक नई भावना उमड़ पड़ी। एक भव्य और गंभीर हॉल में गु कबीले के कई बुजुर्ग एकत्र हुए थे। उनमें से एक गु युआन था जिसके चेहरे पर भारी भाव थे। पहली नज़र में वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही लग रहा था। हालांकि जियाओ मिंग की मौजूदा ताकत के साथ वह आसानी से उस साधारण शरीर के भीतर छिपी जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। ये व्यक्ति पूरे डुक्यूई महाद्वीप में एक वास्तविक शीर्ष शक्ति केंद्र था। गु युआन के बाईं ओर सफ़ेद दाढ़ी वाले 3 बुजुर्ग बैठे थे जिनमें गु दाओ भी शामिल था। अन्य 2 पुरुषों से जियाओ मिंग को गु दाओ की तुलना में कमज़ोर नहीं दिखने वाली एक प्रभावशाली आभा का आभास हो सकता था। ये बहुत संभावना थी कि वे 3 गु अमर के अन्य 2 सदस्य थे। वे कबीले के भीतर असाधारण रूप से उच्च स्थान रखते थे। उपस्थित कई बुजुर्गों में जियाओ मिंग ने कुछ परिचित चेहरों को पहचाना। हालांकि उसे देखने वाले इन परिचित चेहरों की निगाहें जटिल भावनाओं से मिश्रित थीं। जब जियाओ मिंग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था तब उसने गु किंग्यान को हराया था, जो गु कबीले का दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसका डू गॉड वंश अभी तक पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ था। हालांकि वह काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन गु कबीले के लिए उसे बहुत महत्व देना मुश्किल था। हालांकि कुछ ही वर्षों में उस सुदूर क्षेत्र का प्रतिभाशाली व्यक्ति एक डूसंत अस्तित्व बन गया था। इसके अलावा वह एक सच्चा उच्च सितारा डूसंत था। उसकी ताकत अथाह हो गई थी। उसने जो स्वर्गीय न्यायालय स्थापित किया था वह अब उनके गु कबीले के बराबर था। गु युआन के दाईं ओर गु कबीले की कुछ युवा पीढ़ी के लोग बैठे थे। सामने एक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति बैठा था। ये सुंदरी निश्चित रूप से जुन एर थी। उसके नीचे गु किंग्यान थी। ये दोनों गु कबीले के सदस्य थे जिनसे जियाओ मिंग परिचित था। जबकि जियाओ मिंग की नज़रें दूसरों पर घूम रही थीं, गु युआन ने भी चुपचाप जियाओ मिंग की आभा को महसूस किया। फिर गु दाओ की तरह वह ये जानकर हैरान रह गया कि वह जियाओ मिंग के साधना क्षेत्र को महसूस नहीं कर पा रहा था। यह जियाओ मिंग वाकई एक सुंदर और परिष्कृत रूप है। उसका साधना क्षेत्र धुंध में लिपटा हुआ लगता है जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्या उसके पास अपने साधना क्षेत्र को छिपाने के लिए किसी तरह का खजाना हो सकता है? लेकिन किस तरह का खजाना उसे मेरी धारणा से बचा सकता है? गु युआन ने क्षण भर के लिए अपनी भौहें से कुढ़ी, लेकिन विचार में गहराई से नहीं उतरा। इस मामले की जांच करने का यह उचित समय नहीं था। उन्हें पहले जियाओ मिंग को अपने मेहमान के रूप में आमंत्रित करना चाहिए। अन्यथा यदि जियाओ मिंग गु कबीले के प्रति अधिक नकारात्मक भावना विकसित करता है तो यह एक शर्मनाक स्थिति होगी। अपनी बेटी को अपने बगल में देखते हुए गु युआन ने बातचीत शुरू करने का तरीका समझ लिया। हॉल में युवा और लंबे व्यक्ति को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हे गठबंधन नेता जियाओ और मेरी बेटी जियाओ परिवार में एक साथ बड़े हुए हैं। इस मुलाकात को एक विदेशी भूमि में एक पुराने दोस्त के साथ पुनर्मिलन माना जा सकता है। ये खुश होने वाली बात है। इसके अलावा गठबंधन नेता जियाओ ने कई बार मेरी बेटी की मदद की है। यह मुझे अतीत की याद दिलाता है जब गु कबीले और जियाओ कबीले ने एक गठबंधन बनाया था। आपके पूर्वज जियाओ जुवान और मैं अच्छे दोस्त थे। हमने एक बार आपसी सुरक्षा और सहायता की संधि की थी। मेरी बेटी की जियाओ परिवार की यात्रा में भी अर्थ की एक परत थी। अब जब जियाओ कबीले से आप जैसी शख्सियत उभरी है तो जियाओ कबीले के पुनरुद्धार की उम्मीद है। अगर जियाओ जुवान को पता चले तो वह बेहद खुश हो सकता है। गु युआन ने कहा, उसकी आवाज़ में गहरी प्रशंसा भरी हुई थी। कई बुजुर्ग अंदर से कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाए। इतने सालों में ऐसा कोई नहीं था जिसे कबीले के मुखिया से ऐसी प्रशंसा मिली हो। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति जियाओ मिंग है तो उनमें से कई राहत महसूस कर रहे थे। उनके पास उसके साथ तुलना करने की योग्यता ही नहीं थी। कुर्सी पर बैठे हुए जियाओ मिंग ने गु युआन के शब्दों पर केवल एक भान उठाई, चुपचाप उसे एक चालाक लोमड़ी करार दिया। ये शब्द निस्संदेह उसकी भावनाओं को अपील करने का एक प्रयास थे, जिससे वह उन कबीले के खिलाफ उनकी आगामी लड़ाई में गु कबीले की सहायता करने के लिए और अधिक इच्छुक हो गया। ये गु जुनर के जियाओ परिवार की यात्रा के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में भी काम करता है। हालांकि जियाओ मिंग के दृष्टिकोण से, जो वास्तविक स्थिति को जानता था, ये कारण केवल हास्यास्पद था।
ये किस तरह का घटिया गठबंधन था। जियाओ जुवान ने जियाओ परिवार की देखभाल करने का काम गु युआन को सौंपा था और इसका नतीजा ये हुआ कि जियाओ परिवार का सबसे मजबूत सदस्य डू ग्रैंड मास्टर बन गया था। इतनी देखभाल के बाद भी उसने अपनी बेटी को भेजा, ये दावा करते हुए कि यह किसी तरह की सुरक्षा और सहायता के लिए था। क्या उसे खुद पर शर्म नहीं आई? गु युआन ने खुद जियाओ जुवान का सामना करने की हिम्मत भी नहीं की, फिर भी उसने उसके सामने जियाओ जुवान का नाम लिया। ये बहुत ही घृणित था। बेशक जियाओ मिंग के दृष्टिकोण से गु युआन के मन में जियाओ जुवान के लिए भावनाएं हो सकती हैं। आखिरकार ये गु युआन ही था जिसने जियाओ जुवान की आत्मा को हुन कबीले के चंगुल से छुड़ाया था और उसे स्वर्गीय मकबरे में रखा था। हालांकि गु युआन का चरित्र कबीले के मुखिया के रूप में उनकी भूमिका से आसानी से प्रभावित था, जिसने अक्सर उनके निर्णय को प्रभावित किया। गु कबीले के विकास के लिए उन्हें कुछ निर्णय लेने थे, इसलिए जबकि जियाओ मिंग उनके तर्क को समझ सकता था, वह जरूरी नहीं कि उससे सहमत हो। गु युआन के विचार बहुत अस्थिर थे और उनमें एक आश्वस्त व्यक्तित्व की कमी थी। जियाओ मिंग को ज्ञात शीर्ष 9 सितारा डू संतों में उन्होंने गु युआन को सबसे नीचे स्थान दिया। बेशक जब उसके मन में ये विचार थे तो वह उन पर थप्पड़ नहीं मार सकता था जब दूसरे उसके पास दोस्ताना मुस्कान के साथ आते थे। इसलिए जियाओ मिंग ने एक औपचारिक मुस्कान दी। कबीले के मुखिया गु मेरी चापलूसी करते हैं। मैंने कबीलों के मुखिया गु की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। हालांकि अब ऐसी चर्चाओं का समय नहीं है। आइए इस बात पर ध्यान दें कि हुन कबीले से कैसे निपटा जाए। कुछ और बातचीत के बाद अचानक बाहर से जोरदार हंसी की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। फिर 2 समूह के लोग अंदर आए। हाँ, जियाओ कबीले से कितनी शानदार युवा प्रतिभा। हमारे 3 कुलों के युवा तुमसे कहीं ज्यादा हीन हैं। यहाँ तक कि बूढ़ा मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता। इससे बूढ़ा मैं तुम्हारे कौशल का परीक्षण करने के लिए थोड़ा उत्सुक हो गया। लेई कबीले का मुखिया, ये बूढ़ा आदमी, उसे वास्तव में इस अवसर की परवाह नहीं है। जियाओ मिंग ने आवाज़ के स्रोत की ओर अपनी नज़र घुमाई और पाया कि यह बाईं ओर के आदमी से आ रही थी जो एक धातु के टॉवर जैसा दिखता था। चूंकि उस आदमी की ताकत 8 सितारा डू सेंट स्टेज पर थी, इसलिए उसे अपने वर्तमान स्तर पर केवल 1 या 2 चाल की आवश्यकता होगी। जैसे ही वह गिरने वाला था, यान कबीले के मुखिया यान जिन, जो उग्र लाल भौहों के साथ लेई यंग के बगल में खड़े थे, ने उसकी ओर से बात की। चलो पहले हुन कबीले के साथ स्थिति और हमारी युद्ध रणनीति के बारे में बात करते हैं। फिर चर्चा समाप्त होने के बाद स्पैरिंग पर चर्चा करने में बहुत देर नहीं होगी। हाँ, ठीक है। लेई यंग हंसा। जियाओ मिंग ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि प्राचीन कुलों के ये बूढ़े लोग मेरी वास्तविक ताकत की जांच करना चाहते हैं। ये समझ में आता है, जब हुन कबीले का सामना एक साथ करना हो तो अपने साथियों की सही ताकत न जानना अव्यावहारिक होगा। हालांकि जियाओ मिंग का युद्ध में नेतृत्व करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस मछुआरा बनना चाहता था। वह लंबे समय से डुक्युई महाद्वीप की अराजक स्थिति से असंतुष्ट था। स्वर्गीय न्यायालय के प्रभारी के रूप में अपने समय के दौरान उसने अनगिनत दुष्ट और पतित व्यक्तियों को देखा था जिन्हें मानव जीवन की कोई परवाह नहीं थी। इनमें से कुछ लोग अभी भी बेफिक्र और खुशहाल जीवन जी रहे थे। उसके मन में एक दृष्टि थी, स्वर्गीय न्यायालय को डुक्युई महाद्वीप को पूरी तरह से नियंत्रित करने देना, व्यवस्था बनाए रखना और जो लोग परेशानी पैदा करते हैं उन्हें पुनर्जन्म की यात्रा पर भेजना। वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय, जो अब सभी 5 क्षेत्रों में फैला हुआ था, पहले से ही इस योजना की रूपरेखा के साथ आकार लेना शुरू कर चुका था। बस जरूरत थी कि शारीरिक रूप से उन लोगों को राजी किया जाए जो स्वर्गीय न्यायालय में शामिल नहीं हुए थे, ताकि वे इसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर सकें। प्राचीन कुल बहुत लंबे समय से सांसारिक मामलों से अलग हो चुके थे और अगर वे इसमें शामिल होते तो उनके पास बहुत सारे छिपे हुए एजेंडे हो सकते थे। इसलिए उनकी कुछ ताकत को कमज़ोर करना नुकसानदेह नहीं होगा। बेशक जियाओ मिंग भी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति नहीं था, वह उनके कुलों को खत्म नहीं होने देगा। अध्याय 542 हुन कबीले का रहस्य। जियो मिंग के विचार गु युआन और अन्य लोगों के लिए अज्ञात थे। अन्यथा उनकी वर्तमान चर्चा न केवल हुन कबीले से निपटने के बारे में होती, बल्कि जियो मिंग से छुटकारा पाने के बारे में भी होती। हालांकि जियो मिंग बहुत छोटा था, लेकिन वह पहले से ही उच्च सितारा डूसेन चरण तक पहुंच चुका था। ऐसे व्यक्ति द्वारा निशाना बनाया जाना एक भयावह संभावना थी जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। भले ही जियो मिंग के पास आरक्षण हो और वह कार्रवाई करने से बचता हो, लेकिन उसकी उम्र का लाभ अकेले ही इन बूढ़े लोगों से अधिक समय तक टिक सकता था। इसके अलावा उसकी अपनी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। गु, लेई और यान कबीले को भी जियो मिंग के बारे में कुछ आरक्षण हो सकता है, लेकिन हुन कबीले इस शक्तिशाली दुश्मन के उनके दरवाजे पर दस्तक देने के साथ उनके पास अतिरिक्त चिंताओं के लिए समय नहीं था। शायद हुन कबीले से निपटने के बाद उन्हें जियो मिंग से निपटने के बारे में सोचने का समय मिल जाए। इसलिए गु युआन और अन्य कबीले प्रमुखों जैसे व्यक्ति अभी भी हुन कबीले से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे।
गु युआन और अन्य लोग हॉल के केंद्र में कुछ देर तक बातचीत करते रहे। जब बातचीत का विषय हुन कबीले की ताकत पर आ गया तो जियाओ मिंग, जो अपेक्षाकृत बेपरवाह था, अचानक बोल पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि कबीले के मुखिया गु ने कभी तथाकथित टुनलिंग कबीले भक्षण करने वाली आत्मा कबीले के बारे में सुना है। क्रैक क्रैक, जियाओ मिंग के शब्दों के गिरने के साथ ही कई वाइन ग्लासों के टूटने की आवाज़ हॉल में गूंज उठी। कई बुजुर्गों ने अचानक अपना सिर उठाया, उनकी आंखें जियाओ मिंग पर टिकी हुई थीं। उनकी आंखों में डर का एक संकेत था। टुनलिंग कबीला। जियाओ मिंग के ये शब्द बोलते ही गु युआन का चेहरा थोड़ा सा हिल गया। फिर उसने गहरी सांस ली, जियाओ मिंग को संदेह के भाव से देखा और कहा, मैं निश्चित रूप से टुनलिंग कबीले के बारे में जानता हूँ। ये प्राचीन काल से एक अजीब कबीला था। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार इस टुनलिंग कबीले ने एक बार डुक्यूई महाद्वीप पर रक्तपात के अनगिनत तूफान पैदा किए थे। तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कबीले के मुखिया गु को पता होना चाहिए कि हुन कबीले के पास निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम है ना? मैंने एक बार निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसे एक जोरदार झटका दिया था। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। वह शायद अभी भी अपनी चोटों से उबर रहा है। गु युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। जियाओ मिंग ने हंसते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन कुलों की विरासत रक्तरेखा शक्ति पर आधारित है। यदि किसी कबीले के भीतर रक्तरेखा शक्ति समाप्त हो जाती है तो वे आम लोगों से अलग नहीं रह जाते। सामान्य तौर पर हर प्राचीन कबीला एक ऐसे दौर से गुजरता है जहां उनकी रक्तरेखा शक्ति कम हो जाती है। बेशक ये धारणा इस आधार पर आधारित है कि इस बीच कबीले के भीतर कोई भगवान स्तर की शक्ति नहीं दिखाई दी है। जहां तक मुझे पता है, निहिलिटी भक्षण ज्वाला ने एक बार टुनलिंग कबीले के राजा को भस्म कर दिया था। हुन कबीले की वर्षों से अंतहीन रक्तरेखा शक्ति का इससे कुछ लेना देना है। बदले में निहिलिटी भक्षण ज्वाला को हुन कबीले द्वारा पोषित किया गया है। हॉल ऑफ सोल्स इन प्रयासों का परिणाम है, हुन कबीले द्वारा स्थापित एक संगठन जो सम्राट दायरे की आत्मा में निहिलिटी भक्षण ज्वाला की सफलता के लिए आत्मासार एकत्र करता है। अब जब हुन कबीले ने अपना कदम बढ़ा दिया है तो यह संभावना है कि निहिलिटी भक्षण ज्वाला ने अपनी ताकत वापस पा ली है और 9 सितारा डूसंत तक पहुंच गई है, या आत्मा साधना के मामले में सम्राट दायरे तक भी पहुंच गई है। इसका ये भी अर्थ है कि हुन कबीले में 2 9 सितारा डूसंत हैं। जब ये शब्द बोले गए तो सभी के भाव बदल गए। सम्राट दायरे की आत्मा वाला 9 सितारा डूसंत और बिना सम्राट दायरे की आत्मा वाला 9 सितारा डूसंत दो पूरी तरह से अलग चीजें थीं। पहला आसानी से बाद वाले को दबा सकता था। हालांकि निहिलिटी भक्षण ज्वाला का हुन कबीले से संबंध कोई रहस्य नहीं था, लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वह 9 सितारा चरण तक पहुंच सकता है और यहां तक कि सम्राट दायरे की आत्मा की साधना भी कर सकता है। जियाओ मिंग की बातों में कोई संदेह नहीं था। आखिरकार वह एक बड़े गुट का नेता था और हुन कबीले के साथ कई बार मुठभेड़ कर चुका था। ये स्वाभाविक ही था कि उसके हाथ में कुछ जानकारी होगी। जियाओ मिंग ने पहले भी उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। मुझे याद है कि टुनलिंग कबीले के आखिरी राजा को वास्तव में हुन कबीले ने मार डाला था। तब से टुनलिंग कबीला पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गया है। हालांकि हुन कबीला आज भी मौजूद है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ऐसा मौका मिलेगा। गु युआन की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। डुक्यूई महाद्वीप पर डू गॉड पावर हाउस की दुर्लभ उपस्थिति के बाद उन प्राचीन कुलों का पतन हो गया या एक एक करके गायब हो गए। उनमें से जिस तरह से कुछ कुलों का गायब होना काफ़ी रहस्यमय था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह वैसा ही है जैसा शे और लिंग कुलों ने अनुभव किया था। इस तरह मैं समझता हूँ कि हुन कुल कैसे हमारी नज़रों से बच निकलने में सक्षम था, गु युआन ने कहा। उसने अपनी उंगली से अपने सामने एक वृत्त खींचा, फिर उसे अपने हाथ में पकड़ा और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि शून्यता भक्षण ज्वाला ने पूरे क्षेत्र को अपने शरीर में निगल लिया है। हिस, ये सुनकर हॉल में मौजूद कई लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। पूरे क्षेत्र को अपने शरीर में निगलना, क्या ये वास्तव में कोई इंसान कर सकता है? वह इंसान नहीं है। गु युआन शांति से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की झलक थी। ऐसा लगता है कि पिछली लड़ाई के बाद के वर्षों में वह भक्षण शक्ति के उपयोग में अधिक कुशल हो गया है। उस समय उसके लिए ऐसे तरीके अपनाना मुश्किल हो सकता था। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत में वाकई काफ़ी सुधार हुआ है, शायद 9 सितारा चरण तक पहुंच गया है। गु युआन के लगभग अनौपचारिक शब्दों ने भी जियाओ मिंग की जानकारी की सटीकता की पुष्टि की। एक 9 सितारा डूसंत इस दुनिया में सबसे कुलीन अस्तित्व था। 2 9 सितारा डूसंत, यहाँ तक कि गो कबीले भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। इस रहस्योद्घाटन पर हॉल चुप हो गया। फिर कोई नहीं बोला। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हुन कबीले इस तरह की कोई बात छिपा रहे होंगे। अगर जियाओ मिंग नहीं होते तो उन्हें डर था कि उन्हें अंधेरे में रखा जाएगा। जियाओ मिंग ने उनके चेहरों पर गंभीर भावों को देखा और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह 3 कुलों को जानकारी दे रहा था ताकि उन्हें पहली मुठभेड़ में हुन कबीले द्वारा मिटाए जाने से बचाया जा सके।
अगर उन्हें मिटा दिया जाता तो उसकी योजना कैसे पूरी हो सकती थी। थोड़ी देर बाद जियाओ मिंग ने और जानकारी प्रकट करना शुरू कर दिया। इस बार उसने एक रहस्यमय आभा से भरा एक विशाल काला द्वार दिखाया जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्या ये पौराणिक डेथली साइलेंस गेट है? कुछ लोगों ने तेज दृष्टि से गेट को पहचान लिया और तुरंत चिल्ला उठे। जियो मिंग ने सिर हिलाया, ये वास्तव में डेथली साइलेंस गेट है। मैंने इसे हुन कबीले के एक 8 सितारा बुजुर्ग से लिया था। जहां तक मुझे पता है हुन कबीले के पास कई डेथली साइलेंस गेट हैं और कई डेथली साइलेंस गेट डेथ वर्ल्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं। इस रहस्योद्घाटन के साथ जियाओ मिंग ने एक बार फिर सभी को चुप करा दिया। डेथ वर्ल्ड फॉर्मेशन एक महान फॉर्मेशन था जो प्राचीन काल में पूरे महाद्वीप में जाना जाता था। 4 डेथली साइलेंस गेट बनाकर एक डेथली वर्ल्ड बनाना संभव होगा। अंदर फंसे विशेषज्ञ अंतहीन डेथली आभा से पूरी तरह से घिरे होंगे और धीरे धीरे मर जाएंगे। ऐसा तब भी होगा जब वे 7 सितारा या 8 सितारा डूसंत हों। प्राचीन समय में ऐसी अफवाहें थीं कि शक्तिशाली संप्रदायों और गुटों को इस घातक गठन द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जियाओ मिंग अब सुझाव दे रहा था कि हुन कबीले उनसे निपटने के लिए डेथ वर्ल्ड फॉर्मेशन बनाना चाह सकते हैं। अगर जियाओ मिंग ने इसका उल्लेख नहीं किया होता और उन्हें अचानक इस तरह के गठन का सामना करना पड़ता तो शीर्ष विशेषज्ञ इसका सामना करने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन थोड़ी कमजोर ताकत वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। उन नुकसानों की सीमा कुछ ऐसी थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक पल के लिए प्राचीन कबीले के सदस्यों की निगाहें जियाओ मिंग की ओर कृतज्ञता से भर गईं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जियाओ मिंग सिर्फ उन्हें हुन कबीले के साथ टकराव के लिए तैयार कर रहा था, जबकि वह खुद के लिए फायदा उठा रहा था। अध्याय 543 स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश। बैठक का बाकी समय हुन कबीले पर हमला करने और हमले के दौरान सेना को कैसे आवंटित किया जाए इस पर चर्चा करने में व्यतीत हुआ। जियाओ मिंग के पास इन मामलों के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। जब भी कोई स्वर्गीय न्यायालय का जिक्र करता तो वह बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देता। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जब जीवन और मृत्यु संतुलन में लटके हुए थे, गु युआन और अन्य लोगों को जियाओ मिंग के मिलनसार व्यवहार के बारे में कोई बुरा विचार नहीं था। वैसे भी संदेह या संदेह के लिए बहुत कम जगह थी, क्योंकि उनकी योजना सीधी थी। वे हुन कबीले को चौंका देने के लिए एक उपयुक्त क्षण चुनेंगे और हुन दायरे में एक आश्चर्यजनक हमले के लिए अपनी सभी सेनाओं को जुटाएंगे। हताहतों की संख्या निश्चित रूप से अधिक होगी, लेकिन योजना सीधी थी। इसने उन्हें बहुत सारे झगड़ों से बचाया। वास्तव में भले ही 3 कबीले इस स्तर पर अधिक जटिल रणनीति का उपयोग करना चाहते हों, सफलता की संभावना नहीं होगी। हुन तिआनदी जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ छल कपट और चालाकी बेकार साबित होगी और दूसरे कम प्रत्यक्ष तरीकों पर विचार करने का कोई मतलब नहीं था। ताकतों का सच्चा टकराव ही आखिरकार मायने रखता था। जैसे जैसे बैठक खत्म होने लगी, गु युआन ने चीजों को समेटना शुरू कर दिया। अब हमारी योजना के अनुसार कृपया अपनी सेनाओं को इकट्ठा करने में तेजी लाएं। हमें एकजुट होकर आधे महीने में हुन कबीले को मिटा देना चाहिए। समझ गए? समूह से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया आई। एक बार जब बैठक का माहौल शांत हो गया तो जियाओ मिंग धीरे से खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक गु युआन को संबोधित किया। कबीले के मुखिया गो, मैंने सुना है कि मेरे जियाओ कबीले के पूर्वज जियाओ जुवान स्वर्गीय मकबरे में हैं। हुन कबीले के खिलाफ हमारी योजना के साथ मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे वहां जाने और अपना सम्मान व्यक्त करने की अनुमति दी जाएगी। लेई यंग, यान जिन और हॉल में मौजूद अन्य लोगों ने जियाओ जुवान शब्द सुनते ही अपने हाथ कांपने लगे। हजारों साल बाद भी वह नाम अभी भी उनके दिमाग में गहराई से अंकित था। वह एकमात्र व्यक्ति था जो इतने सालों में हुन तिआनदी को मारने में लगभग कामयाब हो गया था। अच्छा, गु युआन जो मुख्य स्थान पर बैठा था, यह अनुरोध सुनकर रुक गया। जियो कबीला भी 8 प्राचीन कुलों में से एक है और निश्चित रूप से आपके पास स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने की योग्यता है। हालांकि स्वर्गीय मकबरा हर 20 साल में एक बार ही खुलता है। समय को देखते हुए अगले प्राकृतिक उद्घाटन तक अभी भी 2 साल से थोड़ा अधिक समय है। जैसे ही उसने बात की, गु युआन को लगा कि हुन कबीले पर एक साथ हमला करने के तरीके पर चर्चा करने के ठीक बाद जियो मिंग को मना करना थोड़ा अजीब था। एक पल सोचने के बाद उसने आह भरी। बहुत अच्छा, मैं जबरदस्ती स्वर्गीय मकबरे में एक दरार खोल दूंगा और तुम्हें अंदर जाने दूंगा। लेकिन याद रखना, स्वर्गीय मकबरे के अंदर बहुत देर तक मत रहना या तुम स्वर्गीय मकबरे को अस्वीकार करने का कारण बन सकते हो। धन्यवाद। कबीले के मुखिया गो, जियो मिंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसने वैसे भी स्वर्गीय मकबरे में बहुत लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बनाई थी। तुम पहली बार इसमें प्रवेश कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी के साथ जाने की आवश्यकता है? गु युआन ने पूछा, लेकिन उसका सिर गु जुनर की दिशा में झुका हुआ था। जियाओ मिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भले ही वह गलत रास्ता अपना ले, स्वर्गीय मकबरे में शायद कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे नुकसान पहुंचा सके।
वह अपनी इच्छानुसार घूमने के लिए स्वतंत्र था और उसे किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं थी। जियाओ मिंग के आग्रह को देखते हुए गु युआन ने आगे दबाव नहीं डाला। उसने यान जिन और लेई यंग की ओर सिर हिलाया, उन्हें संकेत दिया और फिर अपना हाथ हिलाया। एक पल में जियाओ मिंग और उसकी आकृति महान हॉल से गायब हो गई। गु कबीले के गहरे पहाड़ों में दो आकृतियां हवा में तैर रही थीं, उनकी निगाहें पर्वत श्रृंखला के ऊपर अंतरिक्ष पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंतरिक्ष में देख सकते हैं कि उस आकृति की एक झलक मिल जाए जो कभी केंद्रीय मैदानों की हवाओं और बादलों पर राज करती थी। जब गु युआन ने जियाओ मिंग को देखा, जिसने इतनी कम उम्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की थीं, तो उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल हो गई। उसे याद आया कि कैसे जियाओ जुबान अपनी युवावस्था में इसी तरह जोश और उत्साह से भरा हुआ था। दुख की बात है कि चीजें इस तरह से हुईं। अंदर ही अंदर आह भरते हुए गे युआन ने कहा, यह स्वर्गीय मकबरे का स्थान है। उस समय मैंने हुन कबीले के हाथों से जियाओ जुबान के शरीर को छीन लिया और उसे खुद वहां रख दिया। वास्तव में उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। हालांकि स्वर्गीय मकबरे में जियो जुबान एक तरह से केवल एक बची हुई आत्मा है, लेकिन स्वर्गीय मकबरे की खासियतों के कारण उसने आकार ले लिया है और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकत हासिल कर ली है। अगर उसे फिर से जीवित करना संभव होता तो शायद ये बहुत ही असंभव है। गु युआन ने अपना सिर हिलाया। अगर जियाओ जुबान को वास्तव में फिर से जीवित किया जा सकता है तो हुन कबीले से निपटना इतना मुश्किल नहीं होगा। पुनरुत्थान। जियाओ मिंग ने उस जगह की ओर देखा और अपने हाथों में मौजूद एकमात्र डीटीए पिल रेसिपी के बारे में सोचा। पुनरुत्थान असंभव नहीं था, लेकिन डीटीए पिल को परिष्कृत करना इतना आसान नहीं था। हालांकि गु युआन को यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जियाओ मिंग की चुप्पी देखकर गु युआन ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और आसपास की ऊर्जा अचानक सीटी बजाने लगी। टकराने वाली लहरों की हल्की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। उसके तुरंत बाद खाली दिखने वाली जगह हिंसक रूप से हिलने लगी। एक काली दरार हिंसक रूप से फट गई और उस दरार के भीतर एक असाधारण प्राचीन और जंगली आभा व्याप्त हो गई। जियाओ मिंग, जल्दी करो और जल्दी वापस आओ, गु युआन ने गहरी आवाज में कहा। अंतरिक्ष की दरार को फटते हुए देखा। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया। बिना किसी देरी के उसकी आकृति प्रकाश की एक धारा में बदल गई और सीधे दरार में गिर गई, दृष्टि से गायब हो गई। जियाओ मिंग को स्थानिक दरार में गायब होते हुए देखकर गु युआन ने खाली जगह पर अपना हाथ घुमाया, जिससे दरार धीरे धीरे बंद हो गई और फैल गई। एक फीकी ऊर्जा धुंध धीरे धीरे एक उजाड़ ग्रे भूरे रंग की भूमि पर हवा में बह रही थी। धुंधली दुनिया ने रहस्य का एक अतिरिक्त एहसास दिया। ऐसा लग रहा था कि समय की अवधारणा भी इस खामोश दुनिया में खो गई थी। अचानक धुंधले स्थान में विकृतियां दिखाई दीं। हवा में एक आकृति दिखाई दी और चारों ओर देखा। तुरंत उसकी विशाल आत्मा शक्ति फैल गई और एक कदम के साथ वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, जो जल्दी से स्वर्गीय मकबरे के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ गई। मकबरे की तेज हवाएं, जो प्राचीन कुलों की युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक थीं, उसकी प्रगति में बाधा डालने में विफल रहीं। जियाओ मिंग के साहसिक कार्यों ने स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय मकबरे के भीतर कई ऊर्जा निकायों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, जियाओ मिंग बिजली की गति से उनकी दृष्टि से गायब हो गया, जिससे वे हताश होकर चिल्लाने लगे। हालांकि केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ऊर्जा निकाय, जिनके पास सीमित आध्यात्मिक बुद्धि है, वे इस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। अधिक अक्षुण्ण आध्यात्मिक बुद्धि वाले लोगों के लिए जियाओ मिंग के साथ मुठभेड़ ने उन्हें इस भयानक इकाई के अचानक प्रकट होने के डर से खुद को जमीन में दफनाने के लिए प्रेरित किया। ये सिर्फ इतना था कि कुछ बदकिस्मत लोग जितना अधिक किसी चीज से डरते थे, उतना ही वे उसका सामना करते थे। सन जू दाओ उन बदकिस्मत लोगों में से एक थे। स्वर्गीय मकबरे की गहराई में बिखरे हुए पत्थरों से भरे एक अराजक क्षेत्र के बीच खून से लाल कवच पहने एक आकृति जमीन पर बिखरी हुई पड़ी थी। उसके बगल में एक कटार थी जो 2 टुकड़ों में टूट गई थी, जिससे एक मोटी खूनी गंध निकल रही थी। उसके चारों ओर बिखरे हुए 9 सितारा ऊर्जा शरीर अस्त व्यस्त पड़े थे। अपनी और अपने अधीनस्थों की विकट स्थिति को देखकर सन जू दाओ को अचानक स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और जियाओ मिंग के पास गया, जिसने अभी अभी उन्हें थप्पड़ मारा था, और उत्साह से बोला, महामहिम, लिटिल दाओ के लिए कुछ काम होने चाहिए, है न? निश्चिंत रहें, लिटिल दाओ सब कुछ संभाल लेगा। क्या बात है? जियाओ मिंग ने उत्तरजीविता बुद्धिमान सन जू दाओ को देखा और मुस्कुराया। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह संत तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर संत जू दाओ घबरा कर हंस पड़े, ये सोचकर कि जिस व्यक्ति ने उन्हें मुश्किल से एक शब्द से हरा दिया था, उसकी दृढ़ता विशेष रूप से मजबूत नहीं थी। बेशक बाहर से उनकी मुस्कान और भी अधिक ईमानदार हो गई। मैं अपने पूर्वज जियाओ जुबान को अपना सम्मान देने आया हूँ। आपको उनकी कब्र का स्थान पता होना चाहिए, है न? रास्ता दिखाए। आप जियाओ कबीले से हैं।
लेकिन क्या जियाओ कबीला विलुप्त नहीं हो गया है? संत जू दाओ ने जो सुना उससे वह थोड़ा हैरान हो गया और अपने दांतों से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। बोलते समय उसकी नज़र अनजाने में स्वर्गीय मकबरे की गहराई की ओर चली गई, उसकी आंखों में एक गहरा डर झलक रहा था। जियाओ मिंग ने एक भान उठाए। खानसो, मेरे प्रभु, मेरा मतलब है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। संत जू दाओ ने अपना संयम वापस पाया, यह महसूस करते हुए कि उसने गलत बोला था, और जल्दी से एक आश्वस्त मुस्कान बिखेरी। उसे अपने जल्दबाजी में कहे गए शब्दों पर गहरा पछतावा हुआ। दूसरे पक्ष के स्तर के किसी व्यक्ति के पास उसे धोखा देने के लिए इतना नीचे गिरने का कोई कारण नहीं था। क्या होगा अगर दूसरा पक्ष नाराज हो गया और बदला लेने का फैसला किया? संत जू दाओ की राहत के लिए जियाओ मिंग ने उसे दोष नहीं दिया। मूर्खता बंद करो, जाओ। ओह, ठीक है मेरे प्रभु, आप भगवान जियाओ जुवान के वंशज हैं, इसलिए यह बहुत आसान होना चाहिए। संत जू दाओ ने मुस्कुराहट के साथ आगे की ओर तैरना शुरू किया। जियाओ मिंग उनके पीछे पीछे चल रहा था। स्वर्गीय मकबरे की गहराई में कई दुर्जय ऊर्जा निकाय थे, जिनमें से कुछ डूसेंट स्तर के विशेषज्ञों के बराबर थे। जैसे ही जियाओ मिंग गहराई में आगे बढ़ा, इन ऊर्जा निकायों ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। हालांकि जैसे ही वे उसके मांस पर दावत करने के लिए उसे घेरने वाले थे, संत जू दाओ ने लापरवाही से एक वाक्यांश कहा जिससे वे डरकर तितर बितर हो गए। वह महान जियाओ जुवान का वंशज है। इन प्रतीत होने वाले अनौपचारिक शब्दों ने स्वर्गीय मकबरे के भीतर ऊर्जा निकायों को, जो इस क्षेत्र में अधिपतियों के बराबर थे, उन्माद में डाल दिया। एक एक करके वे मुड़े और किसी भी चीज से तेजी से भाग गए। पुराने राक्षसों के रूप में जो स्वर्गीय मकबरे के भीतर या अज्ञात संख्या में वर्षों से मौजूद थे, वे स्पष्ट रूप से समझ गए कि इस जगह का असली स्वामी कौन था। जियाओ मिंग को लगा कि यह अफसोस की बात है। डूसेंट ऊर्जा निकायों के ऊर्जा कोर भी दुर्लभ खजाने थे। अगर वे खुद को प्रस्तुत करते तो उन्हें स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अब जब वे भाग गए थे तो उनका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। संत जू दाओ के नेतृत्व में जियाओ मिंग लगभग बिना किसी बाधा के स्वर्गीय मकबरे के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। उस उजाड़ मैदान में उसने एक प्राचीन मकबरे को देखा। मेरे प्रभु, मैं अब विदा लेता हूँ। जब उनके और कब्र के बीच अभी भी 3000 मीटर की दूरी थी तो संत जू दाओ ने और करीब आने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जियाओ मिंग को सूचित किया और फिर धीरे धीरे पीछे हट गए, अपने शरीर को सम्मानपूर्वक झुकाया। शुरू से अंत तक उनके चेहरे पर गहरी श्रद्धा का रंग बेहद गहरा था। यह विस्मय जियाओ मिंग पर नहीं बल्कि कब्र पर निर्देशित था। जियाओ मिंग ने दूर की कब्र को देखा और भावनाओं की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सका। जियाओ कबीले का ये पूर्वज वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति था। न केवल वह अपने युग पर हावी था, बल्कि अब भी एकमात्र अवशेष आत्मा के रूप में वह अभी भी बहुत सम्मान का पात्र है। ठीक है, तुम जा सकते हो। अध्याय 544 जियाओ जुवान। जियाओ मिंग प्राचीन कब्र के पास गया और सम्मानपूर्वक झुक गया। ये वंशज जियाओ मिंग पूर्वज को नमस्कार करता है। औपचारिकताओं से परेशान मत हो। उसके चारों ओर एक हल्की हंसी गूंज उठी। अपना सिर उठाकर जियाओ मिंग ने हरे रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति को देखा। वह कब्र के खिलाफ इत्मीनान से झुका हुआ था। आदमी के बिखरे हुए काले बाल उसके कंधों पर झर रहे थे और उसके लापरवाह व्यवहार को एक सौम्य, स्वागत करने वाली मुस्कान ने और बढ़ा दिया था। उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान किसी को भी वसंत की हवा में नहाए होने का एहसास कराती थी। हरे रंग के आदमी की निगाह में जियाओ मिंग की नसों में खून तेजी से बह रहा था। ये खून के बंधन की एक जानी पहचानी भावना थी। उसने भी अपना सिर उठाया और दो जोड़ी काली आंखें मिलीं। एक पल के लिए नजरें टिकी रहीं, फिर हरे रंग के आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। यह कोई गहरी मुस्कान नहीं थी, लेकिन इसने जियाओ मिंग को अपनेपन का एहसास दिलाया। आखिरकार जियाओ कबीले से कोई आया है। मेरे सालों के इंतजार बेकार नहीं गए। इसके अलावा जियाओ जुबान रुक गया। उसकी नज़र रात के आसमान की तरह गहरी और विशाल थी, जो जियाओ मिंग पर घूम रही थी। फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया। तुम मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर हो। अगर जियाओ चेन यहाँ होते तो वे जियाओ जुबान की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत होते। जियाओ कबीले के इतिहास में पहले कभी किसी को जियाओ जुबान से ऐसी प्रशंसा नहीं मिली थी। जियाओ मिंग ने स्पष्ट रूप से उन पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ दिया था। पूर्वज मेरी चापलूसी करते हैं। जियाओ मिंग ने जियाओ जुबान को देखते हुए विनम्रता से जवाब दिया। हालांकि जियाओ जुबान का फिगर शारीरिक रूप से प्रभावशाली नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति से ऐसा लगा कि वह दुनिया को चुनौती दे सकती है। फिर भी जियाओ मिंग जानता था कि वह केवल एक प्रक्षेपण देख रहा था। चलो पहले कब्र में चलते हैं। स्वर्गीय कब्र के प्रभाव के कारण मैं कब्र से बाहर नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि अब जो आप देख रहे हैं वह सिर्फ मेरा एक प्रक्षेपण है। जियाओ जुबान धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर पत्थर की पट्टिका की ओर चला गया। जब उसने उसे छुआ तो उसका आकार फीका पड़ गया और गायब हो गया। जियाओ मिंग ने भी ऐसा ही किया और जल्दी ही इस विशाल दुनिया से गायब हो गया।
उसकी दृष्टि में चमकीली रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जियाओ मिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को एक प्राचीन हॉल के सामने पाया। हॉल के बीच में जियाओ जुबान अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था। उसके सामने पानी का एक साफ कुंड था, जिसकी सतह पर कमल के फूल तैर रहे थे, जिससे हल्की खुशबू आ रही थी। क्या तुम मुझे जियाओ कबीले की वर्तमान स्थिति बता सकते हो? जियाओ जुबान ने अपने पीछे हल्के कदमों की आवाज़ सुनकर हल्की सी आह भरी। जियाओ कबीला अब अस्तित्व में नहीं है। जो बचा है वह एक गिरता हुआ जियाओ परिवार है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार हुआ है। जैसे जैसे जियाओ मिंग बोल रहा था, उसने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और पिछले कुछ वर्षों में जियाओ परिवार की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। अपने वृतांत के अंत में जियाओ जुबान ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर ज्यादा भावनाएं नहीं थीं। यह मेरी उम्मीदों के भीतर था कि जियाओ कबीले का पतन होगा। मैं इसके लिए बहुत जिम्मेदार भी हूँ। जब जियाओ कबीला अभी भी अस्तित्व में था तो मुझे लगा कि हमारे कबीले की डू गॉड रक्तरेखा खत्म होने वाली है। आपको समझना चाहिए कि अगर उस समय रक्तरेखा शक्ति सूख गई होती तो जियाओ कबीले को कुछ लालची दुश्मनों द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया गया होता। जियाओ जुबान ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें यादों से भरी हुई थीं। डू गॉड रक्तरेखा को फिर से भरने के लिए एक और डू गॉड का प्रकट होना ही एकमात्र तरीका था। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। उस समय मैं घमंडी था और मुझे विश्वास नहीं था कि मैं डू गॉड बनने के अपने रास्ते में बाधा बनूंगा। इसलिए कबीले के कई बुजुर्गों के साथ इस पर चर्चा करने के बाद हमने पूरी कोशिश करने का फैसला किया। हमने पूरे कबीले की अधिकांश रक्तरेखा शक्ति को मेरे शरीर में स्थानांतरित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया। मुझे पता था, ये सभी कबीले सदस्यों की आखिरी उम्मीद थी। जियाओ जुबान ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार उसके चेहरे पर दर्द का एक निशान दिखाई दिया। उसने जियाओ कबीले के सभी सदस्यों को विफल कर दिया था। अंत में मैं फिर भी विफल रहा। डू गॉड क्षेत्र में घुसने के असफल प्रयास के बाद मुझ पर हुन कबीले द्वारा हमला किया गया और मुझे गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ कबीला आपके हाथों में फिर से उठ खड़ा होगा। इसके अलावा जियाओ चेन अभी भी जीवित है। जियाओ कबीले को पूर्व गौरव पर बहाल करना पहुंच के भीतर लगता है। जियाओ जुबान ने बोलना जारी रखते हुए राहत महसूस की। उसकी राय में जियाओ मिंग उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली था। हालांकि वह जियाओ मिंग की ताकत को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से 9 सितारा डूसन से कमजोर नहीं था। इसके अलावा सम्राट दायरे की आत्मा और एक अज्ञात स्थान से आए समृद्ध जियाओ कबीले के रक्तरेखा को जोड़ने और डू भगवान के दायरे में घुसने की उम्मीद उससे कहीं ज्यादा थी जितनी उसने खुद कभी नहीं की थी। ऐसे उत्कृष्ट वंशज के अचानक प्रकट होने से उसे कुछ हद तक अवास्तविक लगा। हालांकि जियाओ मिंग से निकलने वाली समृद्ध रक्तरेखा शक्ति ने साबित कर दिया कि वह वास्तव में जियाओ कबीले का वंशज था। बेशक भले ही जियाओ मिंग असाधारण था, डू भगवान के दायरे में पहुंचने के लिए एक शर्त की आवश्यकता थी। जियाओ मिंग के पास लापता मूल क्यूई होना चाहिए था। इस बारे में सोचते हुए उसने तुरंत जियाओ मिंग को मूल क्यूई की आवश्यकता के बारे में सूचित किया। वह जियाओ मिंग को अपनी गलतियों को दोहराने से रोकना चाहता था। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जियाओ मिंग बिल्कुल भी हैरान नहीं था। मैं इस मामले के बारे में लंबे समय से जानता हूं और मेरे पास पहले से ही मूल क्यूई है। ये पहली बार था जब जियाओ मिंग ने इस मामले का उल्लेख किया। क्या इस बार? जियाओ जुबान वास्तव में चौंक गया। उसने डू क्यूई महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों की यात्रा की थी, लेकिन उसे अभी भी इस मूल क्यूई के अस्तित्व का एहसास नहीं हुआ था। अब जियाओ मिंग वास्तव में उसे बता रहा था कि उसके पास यह है। जियाओ मिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सीधे उस मूल क्यूई को निकाल लिया जो उसने पहले प्राप्त किया था। पारदर्शी जेड बोतल के अंदर एक रंगीन धागे से अजीब उतार चढ़ाव निकल रहे थे। ये वास्तव में मूल क्यूई है। ऐसा लगता है कि जो मैं तब पूरा करने में विफल रहा था वह तुम्हारे हाथों में पूरा हो जाएगा। जियाओ कबीला वास्तव में अपने चरम पर वापस आ जाएगा। हा। जियाओ जुबान ने ऊर्जा धागे को एक अचंभे में देखा, फिर अचानक जोर से हंसा। हालांकि उसने कभी ओरिजिन क्यूई नहीं देखी थी, लेकिन अपनी धारणा और डू गॉड क्षेत्र में प्रवेश करने के पिछले प्रयासों के आधार पर वह आत्मविश्वास से कह सकता था कि यह वह ओरिजिन क्यूई थी जिसकी उसे उस समय आवश्यकता थी। जियो मिंग द्वारा ओरिजिन क्यूई को दूर रखने के बाद जियो जुबान ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। उसने मुस्कुराते हुए पूर्व से कहा, तुम आज सिर्फ मुझे ये खुशखबरी सुनाने नहीं आए हो, है न? जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और स्वर्गीय न्यायालय, गू कबीले, लेई कबीले और यान कबीले के बीच गठबंधन की वर्तमान स्थिति को शांति से समझाना शुरू किया, जिसमें गू कबीले पर आसन हमला और उसकी योजनाएं शामिल थीं। जियाओ कबीले की स्थिति का जिक्र पहले जियाओ मिंग ने सिर्फ संक्षेप में किया था। अब उसने जो जानकारी बताई उससे जियाओ जुबान के माथे पर बल पड़ गए। मुझे पता था कि हुन कबीले ने गुप्त रूप से प्राचीन देवता टॉशे के जेड के टुकड़ों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पास ऐसी कोई योजना होगी।
हमारे जियाओ कबीले सहित 8 प्राचीन कुलों में से 4 कबीले उनके हाथों मारे गए हैं। इसके अलावा हुन तिआंडी के इस मुकाम पर पहुंच जाने के बाद उससे निपटना आसान नहीं है। बूढ़ा गु युआन भी उतना ही दुर्जय है। भले ही आप अब 9 सितारा डू सेंट तक पहुंच गए हों, लेकिन आराम से बैठकर लाभ उठाना उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। ये योजना बहुत जोखिम भरी है। अध्याय 545 हुन तिआंडी फिर से प्रकट होता है। ये वास्तव में थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन लाभ की तुलना में ये थोड़ा जोखिम नगण्य है। जियाओ मिंग मुस्कुराया। जियाओ जुवान अपनी असली ताकत से अनजान था और स्वाभाविक रूप से जोखिमों के बारे में चिंतित था। हालांकि वह इस समय अपनी ताकत साबित नहीं कर सकता था और न ही उसे इसकी ज़रूरत थी। जियाओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर जियाओ जुवान को भी पता चल गया कि उसने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया है। वह फिर से बोलने ही वाला था कि अचानक उसका भाव बदल गया। उसकी नज़र दूर धुंधले स्थान की ओर गई और उसने कहा, गू दायरे में कुछ हो रहा है। ओह! ये सुनते ही जियाओ मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आत्मा की शक्ति पलक झपकते ही अनगिनत स्थानिक परतों को पार कर गई और स्वर्गीय मकबरे के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। एक पल में उसने उस स्थान में सूक्ष्म अंतर महसूस किया जहां स्वर्गीय मकबरा गू दायरे की सीमा पर था जब वह पहली बार अंदर गया था। स्वर्गीय मकबरा गू दायरे में स्थित है और आमतौर पर अविश्वसनीय रूप से स्थिर है। ऐसे परिवर्तन केवल तब होते हैं जब गू दायरे की स्थानिक अखंडता को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। ये पहली बार है जब मैंने स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने के बाद से इस तरह के बदलाव महसूस किए हैं। ऐसा लगता है कि हुन तिआंडी अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से मैं अब केवल एक बची हुई आत्मा हूं और एक निश्चित दृष्टिकोण से वह भी नहीं। यदि यह स्वर्गीय मकबरे की अनूठी प्रकृति के लिए नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही विलुप्त हो गया होता। जब तक मैं पुनर्जीवित नहीं हो जाता मैं किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जियाओ जुवान जानता था कि गू दायरा संकट में था और जियाओ मिंग अब स्वर्गीय मकबरे में नहीं रह सकता था। उसे पछतावा हुआ। उसने जियाओ कबीले के वंशजों की मदद करने की उम्मीद में 1000 साल तक मकबरे में इंतजार किया था। हालांकि आखिरकार समय आ गया था, उसने पाया कि युवा पीढ़ी इतनी उत्कृष्ट थी कि वह किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता था। एक पल के लिए उसका दिल थोड़ा उलझन में पड़ गया। शायद पूर्वज को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका है। जियाओ मिंग, जो विदाई देने वाला था, ने ये सुनकर अपने शब्द बदल दिए। हे, शायद केवल एक महान डू गॉड विशेषज्ञ ही ऐसा कर सकता है। जियाओ जुवान को क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह हंस पड़ा, ये सोचकर कि जियाओ मिंग इसी बात का जिक्र कर रहा था। जियाओ मिंग मुस्कुराया और अपनी अंगूठी की चमक के साथ उसने एक स्क्रॉल दिखाया जिसमें एक औषधीय गोली का नुस्खा था। उसने इसे जियाओ जुवान को सौंप दिया और कुछ शब्द कहने के बाद गायब हो गया। पूर्वज, स्थिति गंभीर है, मैं विदा लेता हूँ। जैसे ही जियाओ जुवान ने हवा में गूंजते शब्दों को सुना, उसने अपने हाथ में स्क्रॉल को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उस पर कुछ छोटे अक्षर लिखे हुए थे। द्वितीय गोली नुस्खा, पुनरुत्थान की गोली। हे, अच्छे लड़के, तुम्हारे पास वास्तव में अपने तरीके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1000 साल के इंतजार के बाद तुम मेरी मदद करने वाले हो। ... गू क्षेत्र। वो तत्काल अलार्म ध्वनि इस विशाल क्षेत्र में गूंज गई, तेजी से फैल गई और गू कबीले के सभी सदस्यों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। गू कबीले, सावधान रहो। 3 गू अमर लगभग एक साथ आकाश में चमक गए, उनकी कठोर चीखें पूरे आसपास के क्षेत्र में गूंज उठीं। विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में प्रकाश की धारियां हवा में उड़ने लगीं। इस समय गू कबीले के सभी शक्तिशाली सदस्य प्रकट हुए। आकाश तुरंत ही डो क्यूई से भर गया और एक जबरदस्त आभा हवा में फैल गई। जब विशाल डो क्यूई ने आकाश को भर दिया तो गू युआन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर दिखाई दिया। उसका चेहरा शांत भाव से खाली जगह में एक स्थान को देख रहा था। भले ही वहां कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन उसने अपनी नज़र हटाने का कोई इरादा नहीं किया। कबीले के मुखिया गू युआन, क्या हो रहा है? यांग जिन और लेई यंग अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ उसके बगल में दिखाई दिए और उसी स्थान को देखा। हालांकि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उस पल उनकी सतर्कता बढ़ गई। हुन तिआंडी आ रहा है, गू युआन की आवाज़ गूंजी। हुन तिआंडी वास्तव में आ रहा है। क्या ये हो सकता है कि वे गू कबीले के खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा रखते हैं? यांग जिन ने भारी स्वर में कहा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वह भी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। गू कबीला अन्य प्राचीन कुलों जैसा नहीं था। भले ही हुन कबीले के पास 2 9 सितारा डू संत हों और वे अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करें, फिर भी पूरे कबीले को मिटाना बेहद मुश्किल होगा, जैसा कि उन्होंने स्पिरिट कबीले के साथ किया था। हालांकि हुन कबीले के लक्ष्य को देखते हुए उनके लिए गू कबीले के खिलाफ कार्रवाई करना पूरी तरह असंभव नहीं था। गू युआन ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें उसी जगह पर टिकी रहीं। जैसे ही वह चुप रहा, एक बार शोर मचाने वाली पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से शांत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी मौजूद सभी लोगों की तेज धड़कनों को धीरे धीरे सुन सकता है।
हर कोई समझ गया कि अगर हुन कबीला प्रकट होता है तो आज क्या नज़ारा होगा। इस क्षेत्र में लगभग एक पल तक सन्नाटा रहा। फिर भी किसी ने भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। सभी की नज़रें खाली जगह पर टिकी रहीं। कुछ पल के बाद पहले खाली जगह अचानक हिल गई और उसी समय एक हल्की हंसी धीरे धीरे गूंज उठी। हाँ, गू युआन, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन आपकी समझ अभी भी पहले की तरह ही तेज है। इस आवाज़ के प्रकट होने पर गू कबीले के सभी विशेषज्ञों ने तुरंत अपने शरीर को धीरे धीरे तैयार कर लिया। डू क्यूई ने उनके भीतर बाढ़ के पानी की तरह सीटी बजाए। जरा सी भी हरकत होने पर एक भयंकर तूफान की तरह एक मूसलाधार हमला तुरंत भड़क उठता। अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव के कारण धीरे धीरे एक भंवर बनने लगा। जल्द ही भंवर के भीतर से एक लंबा हाथ बाहर आया। उसने भंवर के शीर्ष को पकड़ लिया और एक आकृति धीरे धीरे उसमें से बाहर निकली, अंततः सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई। भंवर से निकला हुआ व्यक्ति भूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। वह अपनी उम्र के 30वें दशक में लग रहा था। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी आंखें असामान्य रूप से चमकीली थीं, जो किसी के दिल को देखने में सक्षम लगती थीं। इस व्यक्ति की पहली छाप ये थी कि वह एक परिष्कृत व्यक्ति था। अगर यह व्यक्ति अपने हाथ में एक किताब रखता तो वह संभवतः एक विद्वान से अलग नहीं दिखता। हालांकि यह इस व्यक्ति की उपस्थिति थी जो एक कमजोर विद्वान की तरह दिख रही थी, जिसने लेई यंग और यानजिन को बेहद गंभीर बना दिया। यहाँ तक कि गू युआन की नज़र भी इस व्यक्ति पर टिकी थी। वह उन कबीले का मुखिया है, हुन तिआंडी। बहुत से युवा लोग उस आदमी को अजीब नज़रों से देखते रहे, अपने दिल में चुपके से कुछ बुदबुदाते रहे। वे इस गर्म और सुसंस्कृत आदमी को डू क्यूई महाद्वीप के सबसे अजीब और सबसे भयावह गुट से जोड़ने में असमर्थ थे। आदमी के प्रकट होने के बाद कुछ मानव आकृतियां धीरे धीरे उसके पीछे भंवर से बाहर निकलीं। आगे की ओर एक आकृति थी जो काली लपटों से घिरी हुई थी, जो निस्संदेह शून्यता भक्षण ज्वाला थी। उसके पीछे हुन कबीले के 4 दानव संत थे। ऐसी कतार के साथ पूरे महाद्वीप पर दूसरा खोजना चुनौतीपूर्ण होगा। इन लोगों के प्रकट होने के साथ गू कबीले के सभी बुजुर्गों ने तनावपूर्ण भाव प्रकट करना शुरू कर दिया। पर्वत श्रृंखला से कई रक्षात्मक प्रकाश अवरोध उठे। प्रकाश एक दूसरे को काट रहा था, जिससे यह अत्यंत चमकदार दिखाई दे रहा था। हाँ, गू कबीला आज वास्तव में बहुत जीवंत है। गू युआन, लेई यंग, यानजिन, हजारों साल हो गए हैं जब से हम चारों इस तरह एक साथ इकट्ठे हुए हैं, है न? आसमान में सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी ने नीचे की अनगिनत रक्षात्मक बाधाओं को देखकर केवल थोड़ा सा मुस्कुराया। बोलते समय उसकी आवाज़ कोमल थी। हुन तिआंडी, ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। गू युआन की नज़र सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी पर टिकी रही और उसने धीरे से कहा, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुझे नहीं जाना चाहिए। अध्याय 546। गू युआन बनाम हुन तिआंडी। हुन तिआंडी हंसा। दोनों ने ऐसा व्यवहार किया मानो वे सामान्य बातचीत कर रहे हों। उनकी आवाज़ें बेहद शांत थीं। हुन तिआंडी, लिंग, शे और याओ कुलों का गायब होना, क्या ये वास्तव में तुम्हारे हुन कुल का काम है? लेई यंग ने कठोर आवाज़ में चिल्लाया। हालांकि वह पहले से ही स्थिति से कुछ हद तक अवगत था, फिर भी वह वास्तव में अपना मुंह खोलकर पूछना चाहता था। कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जिन्हें आपको केवल अपने दिल में जानने की ज़रूरत होती है। हुन तिआंडी ने बेपरवाही से हंसते हुए अपनी नज़र को भीड़ पर इत्मीनान से घुमाते हुए कहा। उसकी नज़र में जो कोई भी फंस गया, उसे अपनी आत्मा की गहराई से एक बेकाबू ठंडक महसूस हुई। हालांकि उसकी नज़र शांत लग रही थी, लेकिन उसके नीचे एक पूरी तरह से भावहीन बर्फ थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की हर चीज़ उसकी आंखों में मौजूद घास से अलग नहीं थी। जैसे ही उसकी निगाह भीड़ में घूमी, इस यात्रा के दूसरे लक्ष्य को न पाकर हुन तिआंडी की आंखों में थोड़ा बदलाव दिखा। वास्तव में ये तुम लोगों ने ही किया है। हुन तिआंडी की निहित स्वीकारोक्ति सुनकर लेई यंग और यानजिन के चेहरे पर भाव गहरे हो गए। टुनलिंग कबीले के अंतिम टुनलिंग राजा को शून्यता भक्षण ज्वाला ने निगल लिया था, है न? यही वह चीज़ है जिसने हुन कबीले को अब तक जीवित रखा है न? गू युआन की आंखों ने हुन तिआंडी के पीछे काली लपटों में लिपटे मानव आकृति को देखा और धीरे से कहा, अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें तभी खत्म कर देता। यही, गू युआन, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। तुम शायद मुझे तब हरा सकते थे, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता नहीं रखते। मानव आकृति को ढकने वाली काली लपटें ये सुनते ही तुरंत हिल उठीं। उसने एक अजीब सी हंसी निकाली। इसके अलावा मुझे आपके द्वारा किए गए कार्य के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। यदि यह इस 1000 साल के एकांतवास के कारण नहीं होता तो मुझे डर है कि मैं 9 सितारा डूसंत तक नहीं पहुंच पाता, यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है। उन उच्च स्तरीय व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें पहले से ही सूचित किया गया था, निहिलिटी भक्षण ज्वाला के शब्दों को सुनकर उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। 9 सितारा डूसंत, वह मूल रूप से इस दुनिया में चरम अस्तित्व था। दूसरे शब्दों में, क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हुन कबीले के पास 2 9 सितारा डूसंत हैं?
मैं इस बारे में बहुत समय से जानता हूँ, गु युआन ने उदासीनता से कहा। केवल शुरुआती 9 सितारा डूसेंट। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सील कर दूंगा। तुम्हें शायद ऐसा मौका कभी न मिले, हुन तिआंदी ने धीरे से हंसते हुए कहा। हुन तिआंदी, अगर तुम इतने सारे लोगों का नेतृत्व करके गो कबीले पर हमला करने का इरादा रखते हो तो शायद ये काफ़ी नहीं है। गु युआन शांत दिखाई दिया, कबीले के मुखिया का व्यवहार प्रदर्शित करते हुए। ठीक है, अभी के लिए ये वास्तव में थोड़ा अपर्याप्त है। हुन तिआंदी ने बिना खंडन किए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कबीले के मुखिया गु युआन, सावधान रहना, कोई चाल हो सकती है। आसमान में यान जिन ने गहरी आवाज में कहा। मौजूदा स्थिति बहुत अजीब थी। हालांकि हुन कबीले के सदस्य दिखाई दिए थे, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वे कुछ करने का इरादा रखते थे। लेकिन उनके लिए ऐसा बेकार कदम उठाना बिल्कुल असंभव था, इसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। हुन तिआंदी ने यान जिन की याद दिलाने पर केवल मुस्कुराया। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए उसने अचानक जियाओ मिंग को सामने लाया। मैंने सुना है कि गठबंधन के नेता स्वर्गीय न्यायालय का भी गो दायरे में आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने उसे अभी तक क्यों नहीं देखा। जियाओ मिंग, गु युआन, हुन तिआंदी के इरादों पर विचार करते हुए जवाब देने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाए। कोई टिप्पणी नहीं। क्या जियाओ मिंग पहले ही जा चुका है, या शायद वह स्वर्गीय मकबरे के अंदर है? हुन तिआंदी को गुस्सा नहीं आया, उसने बस एक शांत धारणा बना ली। गु युआन ने भौहें सिकुड़ी, फिर अचानक उसका भाव बदल गया। जियो मिंग, नहीं, क्या हुन तिआंदी प्राचीन जैद के पीछे नहीं था? इससे पहले कि गु युआन स्थिति को पूरी तरह समझ पाता, अचानक पर्वत श्रृंखला के भीतर से एक जल्दबाजी वाला सायरन बज उठा। ये पैट्रिक हॉल से एक चेतावनी थी। आओ, जल्दी से। चेतावनी वाला सायरन इस दुनिया में बहरा कर देने वाले तरीके से गूंज उठा। ये तुरंत फैल गया, इससे वहां मौजूद सभी लोगों के भाव अचानक बदल गए। हुन तिआंदी, गु युआन का चेहरा बर्फीला हो गया क्योंकि उसने हुन तिआंदी को घूरा। आसमान अचानक बहुत धुंधला हो गया। उसके पीछे से विशाल और शक्तिशाली प्राकृतिक ऊर्जा सीटी बजा रही थी। इसने आकाश और पृथ्वी को जोड़ा। दूर से यह एक अंतहीन ऊर्जा ज्वार जैसा लग रहा था, जो लगातार बहरा कर देने वाले शोर के साथ छलक रहा था। आमतौर पर ऊर्जा ज्वार तभी बनता है जब कोई प्राकृतिक घटना घटित होती है। ये शानदार दृश्य भी कुछ ऐसा था जिसे मानव शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती थी। हालांकि यह ऊर्जा ज्वार, जो शायद 100 साल में भी न दिखे, वास्तव में गु युआन के मात्र विचार से बना था। 9 सितारा डूसंत की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक थी। अंतहीन प्रतीत होने वाला ऊर्जा ज्वार लगातार मंथन कर रहा था, यहाँ तक कि हुन यान और हुन कबीले के 4 दानव संतों में से अन्य लोगों के चेहरे पर फैलते दबाव के कारण अत्यंत गंभीर भाव थे। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर वे हमला करते हैं तो वे शायद गु युआन के खिलाफ कुछ आदान प्रदान भी नहीं कर पाएंगे। उनके शरीर और यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी भयानक दबाव में टूट जाएंगी। अब इस दुनिया में केवल हुन तिआंदी और निहिलिटी भक्षण ज्वाला ही गु युआन द्वारा बुलाए गए प्राकृतिक ज्वार के सामने शांत रहने में सक्षम थे। कबीले के मुखिया एल्डर गु यांग ने पैट्रिक हॉल एल्डर को घायल कर दिया है और प्राचीन जैद चुरा लिया है। जैसे ही गु युआन की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई, अचानक पर्वत श्रृंखला की गहराई से प्रकाश की एक किरण चमक उठी। कुछ हद तक दुखी व्यक्ति आगे बढ़ा और तीखी आवाज में चिल्लाया। क्या? इस चीख से पूरा गु कबीला खलबली में आ गया। सभी की आंखें अविश्वास से भर गईं। गु यांग पैट्रिक हॉल का दूसरा बुजुर्ग है। उसने सैकड़ों वर्षों तक पैट्रिक हॉल की रखवाली की है और वह गु कबीले के प्रति बेहद वफादार है। उसके लिए प्राचीन जैद चुराना और भागना कैसे संभव है? क्या ये तुम्हारा काम है? गु युआन की ठंडी निगाहें मुस्कुराते हुए हुन तिआंदी की ओर मुड़ी और धीरे से बोली। हुन तिआंदी मुस्कुराया, हालांकि उसने कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। न ही उसने जाने का कोई इरादा दिखाया। उसकी नज़र गु युआन पर टिकी रही। जब तक वह यहाँ खड़ा रहा, गु युआन भी पीछे मुड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। बाद वाले को यह भी समझ में आ गया कि अगर वह चला गया तो यहाँ कोई भी हुन तिआंदी को नहीं रोक पाएगा। गु युआन के चेहरे पर ठंड का भाव धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसके इस स्तर पर उसकी मानसिक दृढ़ता पहले से ही पत्थर की तरह ठोस थी। यहाँ तक कि प्राचीन जैद के खो जाने के बाद भी वह क्रोधित नहीं हुआ। गु दायरे के स्थान को सील कर दो। गु दाव, तुम तीनों ब्लैक सबमेज आर्मी का नेतृत्व करोगे और खोज शुरू करोगे। मेरे लिए गु यांग की तलाश करो। समझ गया। गु कबीले के 3 अमर लोगों ने यह सुनते ही तुरंत जवाब दिया। हालांकि वे तीनों अभी आगे बढ़े ही थे कि हुन तिआंदी के पीछे हुन कबीले के 4 दानव संत आगे बढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में तीनों को रोकने का इरादा कर रहे थे। हाँ, गु युआन, ये लोग नहीं जा सकते। हुन तिआंदी हंसे। ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है, गु युआन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। फिर वह अचानक आगे बढ़ा और उसके पीछे अंतहीन ऊर्जा ज्वार तुरंत अनियंत्रित रूप से घूमने लगा। ये हुन तिआंदी की ओर बढ़ते ही दसियों हजार मीटर बड़े ज्वार के हाथ में बदल गया।
जहां हथेली गुजरी वहां जगह हिंसक रूप से कांप उठी। एक पावरहाउस से ऐसा आकस्मिक प्रहार आसानी से जगह को चीर सकता है। ओह, तो तुम आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़ गए। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मुझ पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। गु युआन के धरती को हिला देने वाले हमले को देखकर हुन तिआंडी बस मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली उठाई और बीच में एक ब्लैक होल बन गया। ये चौंकाने वाली गति से दसियों हजार मीटर तक बढ़ गया और सीधे इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया। दूर के आकाश में ज्वारीय विशाल हाथ ब्लैक होल से टकराया। कोई धरती को हिला देने वाली तेज आवाज नहीं थी, केवल थोड़ी ढह गई स्थानिक रेखाएं और बहता हुआ विनाशकारी बल मौजूद था। अगर गु क्षेत्र को हजारों सालों से मजबूत नहीं किया गया होता तो दोनों के बीच ये लड़ाई सीधे अंतरिक्ष को चीर देती। जैसे ही गु युआन हुन तिआंडी से भिड़ा, यान जिन और लेई यंग के चेहरों पर हल्की सी झुर्रियां आईं। उनकी आंखें मिली और उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को सिर हिलाया। हमला, यान जिन ने धीमी आवाज में पुकारा। लगभग एक साथ वह और लेई यंग आगे बढ़े। उनके दुर्जय 8 सितारा डूसेंट्स की आभा आसमान को भेदती है। उनके संयुक्त प्रभाव से अंतरिक्ष में भी भारी दबाव के कारण चरमराहट हो सकती है। उनका संयुक्त हमला वाकई बहुत भयानक था। 9 सितारा डूसेंट स्टेज पर मौजूद लोगों को छोड़कर वे संभवतः महाद्वीप के सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे। हे, तुम दोनों इतने अधीर क्यों हो? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ये सीट तुम्हारे साथ खेलेगी। जैसे ही यान जिन और लेई यंग हमला करने वाले थे, निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम जो अभी भी खड़ा था बस हंस पड़ा। वह आगे बढ़ा, अंतरिक्ष में घूमते हुए दोनों के ठीक सामने आ गया। उसके शरीर से काली लपटों की अंतहीन धाराएं फूट पड़ीं, जो अंततः कई विशाल काले ड्रैगन में बदल गईं, जो उसके चारों ओर लिपट गए। उनकी दहाड़ से आसमान हिल गया। लानत है! यान जिन और लेई यंग के चेहरे पर तब अंधेरा छा गया जब उन्होंने निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को हस्तक्षेप करते देखा। वे दोनों केवल उन्नत 8 सितारा डूसेंट स्टेज पर थे। उन्हें डर था कि वे निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को नहीं हरा पाएंगे, जो शुरुआती 9 सितारा डूसेंट चरण में था और उसके पास एक सम्राट दायरे की आत्मा थी। ये कैसा रहेगा? मुझे जियोमिंग का ठिकाना बताओ और मैं बाद में तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। अध्याय 547। जियोमिंग ने कार्रवाई की। जुन ए, पहाड़ों की खोज करने के लिए ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का नेतृत्व करें। गु यांग निश्चित रूप से भागने में सफल नहीं हुआ है। उसे पकड़ो और प्राचीन जैड वापस छीन लो। आसमान में गु दाओ के चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब वह सख्ती से चिल्लाया, सभी बचे हुए बुजुर्गों, कबीले की रक्षा के लिए महान गठन की स्थापना करें। गु क्षेत्र और पर्वत श्रृंखला को बंद कर दें। हुन कबीले को शोषण करने का कोई मौका न दें। गु दाओ के सख्त आदेश को सुनकर मध्य हवा में मौजूद कई बुजुर्गों ने तुरंत जवाब दिया और एक सुरक्षात्मक ऊर्जा अवरोध आकाश में उठ गया। आसमान में चल रही लड़ाइयां केवल अस्थायी जांच थीं। उन्हें अभी भी हुन कबीले की गुप्त रणनीति से सावधान रहने की जरूरत थी, इसलिए वे मदद करने में बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाए। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी, पहाड़ की खोज करो। जुन ए ने पूरी तरह से गंभीर भाव के साथ अपनी सुंदर आंखों को गुकिंग यांग के समूह की ओर निर्देशित किया और आदेश दिया। समझ गया। आदेश मिलते ही गुकिंग यांग और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के उच्च अधिकारियों ने तुरंत उसका पालन किया। एक पल में काली आकृतियां टिड्डियों की तरह आगे बढ़ीं और पहाड़ों में इंच दर इंच खोज शुरू करने के लिए दौड़ पड़ीं। जब ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी अपनी खोज में व्यस्त थी तो सभी का ध्यान आसमान में हो रही लड़ाई पर वापस आ गया। हुन तिआंडी और गु युआन के बीच लड़ाई बराबरी की थी, लेकिन निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम और लेई यंग के साथ साथ यान जिन के बीच लड़ाई कुछ हद तक खतरनाक लग रही थी। यान जिन और लेई यंग को निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम द्वारा पीछे धकेला जा रहा था, लेकिन जल्द ही ज्वार पलटने लगा। एक मजबूत आकृति अचानक शून्य से उभरी और एक मुक्का मारकर लड़ाई में शामिल हो गई, जिससे एक विशाल आभा पैदा हुई जैसे कि पहाड़ टूट रहे हों। हे, ब्लैक सबमर्ज्ड किंग बोली, चूंकि तुम मौत की तलाश में आए हो इसलिए मुझे दोष मत दो। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने गोली के हमले को सहजता से रोकते हुए उपहास किया, स्पष्ट रूप से उसे गंभीरता से नहीं लिया। यदि आप हमारी जान चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास क्षमता है या नहीं। गोली, ब्लैक सबमर्ज्ड किंग ने अपना लबादा घुमाया और गहरी आवाज में बोला, फिर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के साथ एक भयंकर युद्ध में शामिल होने के लिए हवा में उड़ गया। गोली के युद्ध में शामिल होने के बाद यान जिन, लेई यंग और उसके तीनों ने निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के खिलाफ खुद को संभालने में कामयाब रहे, जो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था। हालांकि गु कबीले के लोगों को पता था कि यह केवल एक अस्थायी राहत थी। गु यांग के मिल जाने के बाद स्थिति निस्संदेह बदल जाएगी। दूसरी तरफ विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद गु जुनर और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी ने आखिरकार गु यांग को एक पहाड़ की जमीन के नीचे छिपा हुआ पाया। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 1 दर्जन से ज्यादा उच्च श्रेणी के सदस्यों ने अपनी हथेलियां जमीन पर पटकी, जिससे विशाल पहाड़ फट गया। गर्म मैग्मा फूट पड़ा और एक आकृति कुछ हद तक शर्मनाक तरीके से उसमें से बाहर निकली। गु यांग,
जुनर और बाकी लोगों के चेहरे पर तुरंत ही ठंडक आ गई, क्योंकि उन्होंने मैग्मा में छिपी हुई आकृति को देखा। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी, उसे पकड़ लो। पहाड़ के भीतर से आकृति के बाहर निकलने के तुरंत बाद जुनर की ठंडी चीख सुनाई दी। आत्मा निरोधक जाल। उसके आदेश का पालन करते हुए कई आकृतियां एक साथ चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गईं। शक्तिशाली डुक्यूई ने आकाश में तेजी से एक विशाल डुक्यूई जाल का निर्माण किया, जबकि एक व्यवस्थित गर्जना सुनाई दी। अंत में ये सभी दिशाओं से उस आकृति पर दबाव डालता हुआ आया। विशाल जाल में एक विशेष उतार चढ़ाव था। यदि कोई जाल में फंस जाता तो वह कई ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी योद्धाओं के अथक हमले में गिर जाता। इससे बच पाना बेहद मुश्किल होगा। विस्फोट। वह आकृति विशाल ऊर्जा जाल के सामने घबराई हुई नहीं दिखी। उसके हाथों ने कुछ मुहरें बनाई और दर्जनों भयंकर हवाएं बाहर निकलीं। हवा लगातार जाल के विभिन्न हिस्सों की ओर बढ़ रही थी। इसके बाद तेज हवाओं के बीच वह जाल को चकनाचूर करने में कामयाब रहा, जिसके बाद उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और दूर के आसमान की ओर देखा, और अपने शरीर को सबसे तेज गति से हिलाते हुए वह उसकी ओर दौड़ा। ये व्यर्थ है। वह ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के स्पिरिट रेस्ट्रेनिंग नेट से बेहद परिचित है। उसके हमले ने नेट पर पूरी तरह से कमज़ोर जगहों को निशाना बनाया। कई ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी योद्धाओं के सामूहिक डुक्यू द्वारा बनाए गए डुक्यू जाल को इतनी आसानी से फटते हुए देखकर गु जुनर की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। हम्फ, गु यांग, तुम गद्दार हो। गु दाओ और अन्य तीनों ने गु यांग को आकाश की ओर भागते हुए देखा। उनके भाव जल्दी ही ठंडे हो गए। हालांकि वे हमला करने ही वाले थे कि 4 दानव संतों में से 3 भूत की तरह उनके सामने प्रकट हुए। उनमें से आखिरी ने एक हाथ की मुहर बनाई और 1000 मीटर बड़ी काली रोशनी उसकी हथेली से निकली और हिंसक रूप से रक्षात्मक प्रकाश अवरोध पर टूट पड़ी। भयानक बल ने सीधे रक्षा अवरोध में एक दरार बना दी। उसे भागने मत दो। अराजक आकाश में तत्परता हावी हो गई। पीछे से कई बुजुर्ग अनिच्छा से गु यांग का पीछा करने के लिए गठन पर अपनी स्थिति छोड़ गए। आकाश में वह आकृति 4 दानव संतों में से एक हुनयान द्वारा फाड़ी गई दरार रेखा की ओर तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि वह अभी भी दरार रेखा से कुछ 100 मीटर दूर था जब अचानक उसके पीछे से 2 तेज हवाएं आईं। उन्होंने उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बेरहमी से निशाना साधा। उस महत्वपूर्ण क्षण में गु यांग के पास रुकने और हवा के झोंकों को तितर बितर करने के लिए अपनी आस्तीन लहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इस संक्षिप्त विराम ने तेजी से आगे बढ़ रहे बुजुर्गों को उसे घेरने का मौका दिया। गु यांग, तुमने ऐसा विद्रोही काम क्यों किया? यही, क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं असली गु यांग हूं? अस्त व्यस्त बूढ़े ने बुजुर्ग के सवाल के जवाब में एक अजीब सी हंसी निकाली। उसके चेहरे के सामने लटके बालों के बीच की खाई से घनी ठंडी आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। ये आंखें पहले की मित्रता से बिल्कुल अलग थीं। बुजुर्ग, जो गु यांग को कई सालों से जानते थे, उनके दिल डूब गए और उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये गु यांग वास्तव में गु कबीले का एक बुजुर्ग था, लेकिन अगर वह एक धोखेबाज था तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि इन सभी वर्षों में गु कबीले के सभी रहस्य हुन कबीले को दे दिए गए थे? गु यांग की आत्मा को 100 साल पहले भगवान निहिलिटी ने जबरन मेरे साथ मिला दिया था। तब से मैं अलग थलग रहता हूँ। गु युआन और दूसरों के सामने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन अब आखिरकार वह दिन आ ही गया है। गु यांग अजीब तरह से हंसा। उसकी आवाज़ सुनाई देने के बाद उसका शरीर पीछे की ओर खींच गया। उसी समय बड़ों की हथेलियों से कई चमकीले डुक्यूई खंभे निकले। वे एक दूसरे को पार करते हुए बेरहमी से उस पर टूट पड़े। क्या तुम सच में सिर्फ 1 सितारा और 2 सितारा डू संतों के झुंड पर भरोसा करके मुझे रोकना चाहते हो? गु यांग जोर से हंसा। उसने अपनी हथेली को नीचे की ओर दबाया और उसके नीचे की जगह तुरंत विकृत हो गई, जिससे एक ठोस अवरोध बन गया जिसने कई डुक्यूई खंभों को रोक दिया। यही, मैं पहले विदा लूंगा। गु यांग एक बार फिर गु कबीले के बड़ों के हमलों को रोकने के बाद हंसा। वह पलटा और चला गया। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, उसके ऊपर की जगह अचानक फट गई और जैद जैसा सफ़ेद हाथ शून्य से उभरा, उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ताड़ की हवा के भीतर विनाशकारी शक्ति 8 सितारा डू संत्यान जिनसे भी ज्यादा थी। जियाओ मिंग, इस तरह के भयानक दबाव का सामना करते हुए गु यांग का चेहरा डर से मुड़ गया। तुरंत उसके दिमाग में एक नाम कौंध गया। वह एक बार पहले भी जियाओ मिंग से मिल चुका था और उसकी आभा को पहचान गया था। गु, लेई और यान कुलों के कुलीन विशेषज्ञों को पीछे रखे जाने के बाद केवल जियाओ मिंग के पास ऐसी भयावह शक्ति थी। मुझे भागना होगा। गु यांग ने सफ़ेद जैद जैसे हाथ को देखकर संकोच नहीं किया। उसकी आकृति ने तेजी से दिशा बदली। वह समझ गया कि अपनी ताकत के साथ उसके पास जियाओ मिंग के खिलाफ कोई मौका नहीं था। लेकिन इस हमले से बचना कोई आसान काम नहीं था। विशाल हाथ अंतरिक्ष को तोड़कर उसे पकड़ने के लिए नीचे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, गु यांग का चेहरा अचानक बुरी तरह मुड़ गया। उसका शरीर तेजी से फूलने लगा। वह खुद को नष्ट करने जा रहा है। ये दृश्य देखकर गु कबीले के बुजुर्गों ने, जिन्होंने पीछा करना नहीं छोड़ा था, तुरंत अपने भाव बदल दिए।
एक उन्नत 5 सितारा डूसेंट का आत्मविनाश बहुत शक्तिशाली था। आसन विस्फोट के जवाब में बुजुर्गों ने तुरंत अपना पीछा धीमा कर दिया। धमाका। जिस क्षण उनकी गति कम हुई, गुयान का शरीर तुरंत फट गया। भयानक और हिंसक शॉकवेव ने ऊर्जा रक्षा अवरोध को चीर दिया, जिसमें उन कुछ बुजुर्गों की अनुपस्थिति के कारण कुछ खामियां थीं। प्रचंड ऊर्जा के बीच अचानक रक्त लाल प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। यह आकाश में कई युद्ध क्षेत्रों की ओर पागलों की तरह बढ़ गया। प्राचीन जैद अंदर है, उसे रोको। जुनर की तेज आंखों ने रक्त प्रकाश के भीतर लिपटे हुए हथेली के आकार के क्रिस्टल क्लियर प्राचीन जैद को देखा। आश्चर्यजनक रूप से यह उनके गू कबीले से प्राचीन सम्राट जैद था। उस साथी ने वास्तव में प्राचीन जैद को वितरित करने के लिए आत्मविनाश का विकल्प चुना था। स्वोश। चमकीली रोशनी एक गिरते हुए तारे की तरह थी जो बिजली की गति से आकाश में बह रही थी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों को आकर्षित किया। सफ़ेद जैद हाथ, जो गुयान के आत्मविनाश के कारण अपने लक्ष्य से चूक गया था, ने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया। कुछ ही पलों में वह लाल बत्ती से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। जी, मैंने तुम्हारा बहुत दिनों से इंतज़ार किया है, जियाओ मिंग, लेकिन अब तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए हो। हालांकि तुम इस प्राचीन जैद को वापस नहीं ले जा सकते। जैसे ही विशाल हाथ लाल बत्ती को रोकने के लिए आगे बढ़ा, निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की हल्की ठंडी हंसी अचानक आसमान से नीचे गूंज उठी। उसी समय लाल बत्ती के चारों ओर का स्थान हिंसक रूप से विकृत हो गया, और फिर एक काला विशाल हाथ भी शून्य से उभरा, जो विशाल सफ़ेद हाथ से भयंकर रूप से टकराया। धमाका। दोनों ताकतें हिंसक रूप से टकराईं, जिससे एक विनाशकारी तूफान आया जो आसपास के इलाकों में फैल गया। तूफान की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए आसपास के लोगों के हाव भाव में भारी बदलाव आया। वे जल्दी से पीछे हट गए, इसमें खींचे जाने के डर से। भीड़ के पीछे हटने के बीच निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की आवाज़ बंद नहीं हुई। गू कबीले का प्राचीन जैद अब मेरे हाथों में है। जो तुम्हारे पास है उसे भी सौंप दो। जी, धिक्कार है तुम पर, जियो मिंग, तुमने वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रची थी। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की आवाज़ में संतुष्टि का भाव था, लेकिन अंत में वह गुस्से में बदल गई। अध्याय 548। जियो यान फिर से प्रकट होता है। सफ़ेद विशाल हाथ ने आसानी से काले विशाल हाथ को चकनाचूर कर दिया और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। लगभग एक पल में यह उस स्थान पर दिखाई दिया जहां टॉशे प्राचीन देवता का जैद था। फिर इसने खुद को निहिलिटी भक्षण ज्वाला पर अंकित कर दिया, जिसने अभी अभी जैद को जब्त किया था। निहिलिटी भक्षण ज्वाला को एक शूटिंग स्टार की तरह उड़ा दिया गया, जो एक विशाल दूरी तय करने के बाद ही रुकी। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने सभी को अचंभित कर दिया। निहिलिटी भक्षण ज्वाला के पास किस तरह की ताकत थी? बिना किसी संदेह के निहिलिटी भक्षण ज्वाला, जो सम्राट दायरे की आत्मा के अलावा 9 सितारा डूसंत तक पहुंच गई थी, निस्संदेह इस दुनिया में सबसे मजबूत प्राणियों में से एक थी। लेई यंग या यानजिन जैसे मजबूत लोगों को भी उसके पिछले हथेली के प्रहार का विरोध करने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। फिर भी अभी अभी किए गए उस हमले ने निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के प्रहार को आसानी से तितर-बितर कर दिया था और उसे एक जोरदार झटका भी दिया था। ये ताकत, एक 9 सितारा डूसंत, ये कैसे हो सकता है? ये झटका बस एक पल तक ही रहा। लेई यंग और यानजिन वास्तविकता में वापस आ गए और अविश्वास में चिल्ला उठे। क्या आजकल 9 सितारा डूसंत इतने बेकार हैं? आखिर वे एक के बाद एक कैसे दिखाई देते रहे? निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने उन तीनों को एक ही हथेली के प्रहार से पीछे धकेल दिया था, और अब इस व्यक्ति ने निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को उसी तरह उड़ा दिया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनसे निपटने के लिए इस व्यक्ति से केवल एक सामान्य थप्पड़ की आवश्यकता होगी? क्या जियाओ मिंग वास्तव में इतना शक्तिशाली हो सकता है, या कोई और उसका प्रतिरूपण कर रहा था? यानजिन और अन्य तीनों ने आश्चर्य और अनिश्चितता में ऊपर देखा। उनकी आंखें ऊपर की जगह पर टिकी हुई थी जहां अचानक एक लहर दिखाई दी थी। उसी समय गू क्षेत्र में विशाल पहाड़ों के बीच आकाश में असंख्य आकृतियां खड़ी थीं, सभी पानी की लहरों की तरह लहराते हुए अंतरिक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। लहरदार अंतरिक्ष में धीरे धीरे एक स्थानिक चैनल बन गया। फिर असंख्य शक्तियों की तनावपूर्ण निगाहों के नीचे उसमें से धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। एक जबरदस्त आभा तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई। निश्चित रूप से यह एक और कुलीन शक्ति थी जो 9 सितारा डूसंत से कमजोर नहीं थी। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा, हथेली के आकार का क्रिस्टल क्लियर प्राचीन जैद पकड़ लिया। उसकी आंखें आक्रोश से भर गईं क्योंकि वह अपने सामने सुंदर आकृति को घूर रहा था। हालांकि उसने पहले कभी नवागंतुक को नहीं देखा था, लेकिन उसने उसे उसके चित्रों से पहचान लिया। ये व्यक्ति निस्संदेह जियाओ मिंग था, जिससे वह इतनी नफरत करता था कि उसके दांत खुजलाने लगे। जियाओ मिंग, तुम प्राचीन जैद खुद ले सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। इसके बजाय तुमने मुझे चाल चलने के लिए फुसलाया, चालाकी से मुझ पर घात लगाया। कितना धूर्त! जैसे ही निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की नाराजगी भरी आरोप लगाने वाली आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जियाओ मिंग ने बस उसे कुछ मनोरंजन के साथ देखा।
निहिलिटी डेवोरिंग फ्लेम पीला दिखाई दिया, उसकी सांस अनियमित थी, उसे स्पष्ट रूप से कुछ चोटें लगी थीं। निहिलिटी, ऐसा लगता है कि उस झटके ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। तुमने अपनी ताकत को इतने लंबे समय तक छुपाया ताकि मैं खुद को प्रकट कर सकूं। क्या ये सिर्फ मेरे खिलाफ कदम उठाने के लिए नहीं था? चालाकी की बात करो। जब चालाकी की बात आती है तो तुम्हारा मुकाबला कौन कर सकता है? मैंने तुम्हारी योजना को तुम्हारे खिलाफ कर दिया, जियाओ मिंग ने हल्के से उपहास के साथ जवाब दिया। और बेशक, अगर चुपके से हमला करने का कोई मौका है तो क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। उसने यह आखिरी विचार जोर से नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को काफी कुछ बता दिया। एक असफल योजना का अपमान, एक मुर्गी को चुराने की असफल कोशिश की तरह महसूस करना, जिसे लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए चावल को खोना पड़ा। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को इस हद तक गुस्सा दिला दिया कि वह चाहता था कि वह तुरंत जियाओ मिंग के साथ 300 राउंड की लड़ाई में शामिल हो जाए। लेकिन निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम सिर्फ जियाओ मिंग के शब्दों से आहत नहीं था, यानजिन और अन्य लोगों की तिकड़ी ने भी प्रभाव महसूस किया। वे इतने लंबे समय से निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम से लड़ रहे थे और अब उन्हें पता चला कि वह अपनी असली ताकत छुपा रहा था। इससे उन्हें कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस हुआ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ आह भरी। 9 सितारा डू संत और 8 सितारा डू संत के बीच असमानता वास्तव में बहुत बड़ी थी। तुलनात्मक रूप से कम ताकत वाले अन्य लोगों ने बहुत अधिक विचार नहीं किया। उन्हें बस लगा कि स्वर्गीय न्यायालय का गठबंधन नेता बहुत शक्तिशाली था। वास्तव में डुक्यूई महाद्वीप पर नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्वर्गीय न्यायालय के साथ सेना में शामिल होना निस्संदेह सही विकल्प था। प्राचीन कुलों की कई युवतियां उनकी आंखों में अजीब रंग भरकर उन्हें देख रही थीं। हालांकि हुन कुल के सदस्यों को थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। जियाओ मिंग की अचानक उपस्थिति और भयानक ताकत ने उनकी योजनाओं को बाधित कर दिया। हुन कुल के 4 दानव संतों में से एक हुनतू ने एक पल के लिए अपनी भौं सिकुड़ी, लेकिन फिर अपने भाव को शांत किया और कहा, योजना में थोड़ा विचलन है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पहले ही गोकुल के प्राचीन जैद को प्राप्त कर लिया है। हुनहुजी को उन लोगों को यहाँ लाने दो। उनके हमारे हाथों में होने से जियाओ कुल का प्राचीन जैद भी दूर नहीं जाएगा। ... दूसरों की सोच को नज़रअंदाज करते हुए, जब निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम गुस्से से उबल रहा था और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वह जियाओ मिंग के साथ एक बड़ी लड़ाई में शामिल होगा, तो उसने अप्रत्याशित रूप से अपने गुस्से को शांत किया और पीछे हट गया। घटनाओं के इस मोड़ ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। आकाश में वापस आकर जियाओ मिंग ने न तो उसका पीछा किया और न ही इस परिणाम पर आश्चर्यचकित हुआ। क्या उसके द्वारा किया गया अचानक हमला वास्तव में इतना आसान होगा? अतीत में जिन लोगों पर उसने इस तरह से घात लगाया था, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा था। अब भी, हालांकि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम अभी भी जीवित था, वह सुरक्षित नहीं था और उसने अपनी बहुत सी युद्ध शक्ति खो दी थी। बस इतना था कि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम अभी भी उसकी योजनाओं के लिए कुछ उपयोगी था। अगर वह अकेला होता तो जियाओ मिंग बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालता। बेशक, एक और कारण था कि जियाओ मिंग उसके पीछे क्यों नहीं गया। गु युआन और हुन तिआंडी ने लड़ाई बंद कर दी थी। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम पर फिर से हमला करने से हुन तिआंडी को अपनी सेना के साथ भागने का मौका मिल जाता। इसलिए अब और प्रयास बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम आकाश में वापस लौटा तो गु युआन और हुन तिआंडी ने अभी अभी अपना टकराव समाप्त किया था, जिसमें किसी भी पक्ष को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिला था। हुन तिआंडी ने अपनी नज़र जियाओ मिंग पर घुमाने से पहले निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम पर हल्का सा भौहें चढ़ाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही महीनों में तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। मैं अपनी धारणा में गलत था। ऐसा लगता है कि तुम्हारा योगदान ही आधा कारण था कि शुद्ध करने वाला राक्षसी कमल संत मुझे उस समय घायल करने में सक्षम था। मुझे तुम्हें अब तक जीवित नहीं रहने देना चाहिए था। हे हुन तिआंडी, अतीत को सामने लाने की क्या ज़रूरत है? चाहे तुम कितना भी पछताओ, इससे कुछ नहीं बदलेगा, जियाओ मिंग ने जवाब दिया, उसके स्वर में छिपे खतरे से बेपरवाह। ये सच है। ये कबीले का मुखिया आज केवल टूशे प्राचीन देवता की जैद के लिए यहाँ है। इसे सौंप दो और मैं चला जाऊंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। जियाओ मिंग के कुछ भी बोलने से पहले ही गो कबीले के बुजुर्गों ने जोरदार विरोध किया। टूशे प्राचीन देवता के जैद के 7 टुकड़े पहले से ही हुन कबीले के हाथों में थे। वे जियाओ मिंग के कब्जे में मौजूद एक को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। गु युआन, जो अभी अभी गो कबीले के पक्ष में लौटा था, उसने भी गहरी भौहें से कुढ़ी, लेकिन दूसरों की तरह चिल्लाया नहीं। हुन कबीला अपने लाभ में आश्वस्त हुए बिना नहीं आ सकता था और निर्णय अंततः जियाओ मिंग के हाथों में था। बेशक, गु युआन के दिल में अभी भी गुस्से की एक झलक थी। जियाओ मिंग के पास गो कबीले से प्राचीन जैद वापस लेने का अवसर था, लेकिन उसने केवल निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को घायल करने का विकल्प चुना। इस प्रकार गो कबीले को कुछ हद तक निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया। दूसरों से अप्रभावित जियाओ मिंग बस हुन को शांति से देखता रहा। तिआंडी, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है।
हुनहुजी, लोगों को बाहर निकालो। हुन तिआंदी ने हल्के से हंसते हुए आदेश जारी किया। उसके पीछे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया और जल्द ही एक एक करके कई आकृतियों को बाहर निकाला गया। जियाओ मिंग ने बाहर लाए जा रहे लोगों में कई जाने पहचाने चेहरों को पहचाना। जियानान अकादमी के बुजुर्ग, स्वर्गीय न्यायालय के बुजुर्ग जिन्हें आत्माओं के हॉल ने पकड़ लिया है। जियाओ ली, जियाओ डिंग। बाहर लाए गए लोगों की संख्या काफ़ी थी, आसानी से 100 से ज़्यादा हो गई। स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों की उपस्थिति ने जियाओ मिंग को आश्चर्यचकित नहीं किया। स्वर्गीय न्यायालय और आत्माओं के हॉल के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई को देखते हुए दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में बंदी भी शामिल थे। स्वर्गीय न्यायालय के लोग जो अब दिखाई दिए वे सभी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और वह उन्हें नाम से भी बुला सकता था। जियानान अकादमी जियाओ मिंग के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और हुन तिआंदी के क्रूर तरीकों को जानते हुए यह उम्मीद की जानी थी कि इसे भी नहीं बख्शा जाएगा। सौभाग्य से जियाओ मिंग ने पहले ही अपने करीबी लोगों को दूर कर दिया था। इनमें उनके गुरु, उनके बचपन के दोस्त, उप प्रधानाध्यापक और प्रथम बुजुर्ग शामिल थे। जो लोग बचे थे वे केवल अकादमी के निरंतर संचालन के लिए आवश्यक थे। दूसरी ओर जियाओ डिंग और जियाओ ली की उपस्थिति ने उसे चौंका दिया। सच कहूं तो उसने वर्षों से उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। वे हुन कबीले के बंदी के रूप में यहाँ क्यों थे? जियाओ मिंग वास्तव में हैरान था। रुको, क्या वह आदमी जियाओ यान नहीं है? वह अपने बड़े भाइयों से जुड़ी आत्मा की जंजीरें क्यों पकड़े हुए है? अध्याय 549 विनिमय। जियाओ मिंग ने जियाओ डिंग और जियाओ ली के पीछे खड़े एक डू वेनेरेट पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसका रूप कुछ हद तक बदल गया था, लेकिन जियाओ मिंग की धारणा को धोखा नहीं दिया जा सकता था। उसके भीतर दो स्वर्गीय ज्वाला आभा की उपस्थिति ने जियाओ मिंग को बिना किसी संदेह के पुष्टि की कि यह वास्तव में जियाओ यान था। तो वास्तव में क्या हुआ था? क्या जियाओ यान दुष्ट बन गया था? जियाओ यान, जो अभी अभी स्थानिक मार्ग से निकला था, अपने दिल में कड़वी भावना के साथ दूसंतों से भरे शानदार दृश्य को देख रहा था। वह निश्चित रूप से दुष्ट नहीं बना था। चाहे वह कितना भी दुष्ट बन जाए, वह अपने बड़े भाइयों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जियाओ परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के विपरीत जिन्होंने बचपन में उसका मजाक उड़ाया था, उसके बड़े भाई हमेशा उसके प्रति सुरक्षात्मक और प्रेमपूर्ण रहे थे। जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता था तो उसका दूसरा भाई उस व्यक्ति की पिटाई भी कर देता था। लेकिन शायद यही वह सावधानी थी जिसने मौजूदा स्थिति को जन्म दिया था। अल्पविराम। बंदियों के बीच जियाओ ली और जियाओ डिंग की अस्त व्यस्त आकृतियां आगे की ओर धकेल दी गईं। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके बाल, जिनकी लंबे समय से देखभाल नहीं की गई थी, मैल और खून से सने हुए थे। उनका समग्र रूप बेहद दयनीय था। पूर्व ने चारों ओर नजर घुमाई, हर जगह दम घोंटने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस किया। धीरे से बोलते हुए उसके चेहरे पर एक कड़वा भाव दिखाई दिया। बड़े भाई, मुझे खेद है, मैंने ये सब तुम्हारे ऊपर ला दिया है। अगर मैंने जियोयांजी को खोजने पर जोर नहीं दिया होता तो तुम पकड़े नहीं जाते। हमारी मौजूदा ताकत के साथ हमारी स्थिति बहुत खराब लगती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। हम दोनों ने जियोयान की तलाश में परिवार को छोड़ने का फैसला किया और मुझे उस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। सौभाग्य से हमने उस समय पिताजी को हमारे साथ बाहर नहीं आने दिया। जियो डिंग, इस बात से अनजान कि जिस सबसे छोटे भाई की वे तलाश कर रहे थे वह उनके ठीक पीछे था, उसने सांत्वना भरे शब्दों में जवाब दिया। इसके अलावा हमारे पास अभी भी इससे बाहर निकलने का मौका हो सकता है। जियो डिंग ने अपनी आंखों से इशारा किया कि जियो मिंग कहाँ था। उसकी निगाह के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। स्वाभाविक रूप से जियाओ ली ने जियाओ मिंग को भी देखा, लेकिन उसके अंदरूनी विचार जियाओ डिंग की तरह आशावादी नहीं थे। बिग ब्रदर आशावान है, लेकिन इस हॉल ऑफ सोल्स ऑपरेशन के पैमाने को देखते हुए उनकी महत्वाकांक्षाएं छोटी नहीं हैं। क्या जियाओ मिंग इससे सहमत हो सकता है? दरअसल जियाओ डिंग भी जानता था कि उनके मौके बहुत कम हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति में जियाओ मिंग पर अपनी उम्मीदें टिकाने के अलावा वे और क्या कर सकते थे? बाहर के गतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए उनके साथ पकड़े गए लोगों में से कोई भी उन्हें अपनी उंगलियों के इशारे पर आसानी से मार सकता था। बंदी के रूप में भी वे छोटी मछलियों से ज़्यादा कुछ नहीं थे। निश्चिंत रहो बिग ब्रदर, दूसरे भाई, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि जियाओ ली और जियाओ डिंग ने धीमी आवाज़ में बात की, लेकिन जियाओ यान ने उनकी बातचीत सुन ली। उसने मन ही मन खुद से कसम खाई। वर्षों से अपने गुरु याओ लाओ से बदला लेने के लिए उसने हॉल ऑफ सोल्स में घुसपैठ करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में उनका प्रकट होना योग्यता के बिना नहीं था। कीमिया में उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा ने उन्हें हुन कबीले के पहले कीमियागर हुनहुजी के अधीन शिष्य का पद दिलाया था। अगर हुन कबीले के इन बंदियों के प्रति उच्च सम्मान और हुनहुजी के शिष्य के रूप में उनके पास पहुंचने में कठिनाई न होती तो वह अपने बड़े भाई और दूसरे भाई को बहुत पहले ही मुक्त कर चुके होते। अगर बाद में स्थिति अराजक हो जाती और कोई उन पर ध्यान नहीं देता तो अपने बड़े भाइयों को चुपके से बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता।
तब तक उसने आत्माओं के हॉल को छोड़ने की भी योजना बना ली थी। बदला लेने की बात को एक और दिन तक इंतजार करना होगा। जियाओ यान के विचार दूसरों के लिए अज्ञात रहे। जियाओ मिंग ने हुन तिआनडी की ओर मुड़ने से पहले केवल एक पल के लिए आश्चर्य व्यक्त किया। आप इन लोगों का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करना चाहते हैं। ये सही है। ये लोग या तो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, या वे लोग हैं जिन्होंने आपके स्वर्गीय न्यायालय के लिए खून बहाया है और अपनी जान दी है। आप उनके लिए प्राचीन जैद का एक छोटा सा टुकड़ा देने से नहीं कतराएंगे, है न? हुन तिआनडी ने हल्के से मुस्कुराया। घृणित, ये सोचना कि आप एक कबीले के मुखिया हैं, इतना नीच व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, गठबंधन नेता जियो, आप हम लोगों की खातिर हुन तिआनडी की मांग से सहमत नहीं हो सकते। अगर उसे प्राचीन जैद मिल जाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हाँ, गठबंधन नेता, उसकी बात मत सुनो। हमें मरने से डर नहीं लगता। इससे पहले कि जियाओ मिंग जवाब दे पाता, उसके आसपास के अन्य लोग पसीने से तरबतर हो गए। उन्हें डर था कि हुन तिआनडी उसे मना लेगा। अगर यह किसी वृद्ध व्यक्ति को धमकाया जा रहा होता तो शायद अन्य लोग इतने चिंतित नहीं होते। आखिरकार वे चालाक बूढ़े लोमड़ी थे जो आमतौर पर अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ कोई सीधा रिश्तेदार नहीं था, तो उन बूढ़े राक्षसों को कैसे बहकाया जा सकता था? लेकिन जियाओ मिंग केवल अपने 20वें दशक में था, एक युवा व्यक्ति। जिस तरह से स्वर्गीय न्यायालय उसके नेतृत्व में काम करता था वह अपेक्षाकृत न्यायपूर्ण और निष्पक्ष था। उनकी नज़र में जियाओ मिंग के कार्य धर्मी मार्ग की ओर झुकाव रखते थे। अगर जियाओ मिंग हुन तिआनडी के बहकावे में आ जाए और प्राचीन जैद सौंप दे जिससे हुन तिआनडी सेट पूरा कर सके और प्राचीन भगवान के प्रवेश द्वार की खोज कर सके, तो वे क्या करेंगे? हवेली, और वह हवेली संयोग से ऐसी जगह पर स्थित थी जहां ढूंढना मुश्किल था। चुपचाप बैठे रहना और हुन तिआनडी के डू भगवान बनने का इंतजार करना, फिर मौत का सामना करना। सिर्फ गो, लेई और यान कबीले के लोग ही नहीं थे जो जियाओ मिंग को सहमत न होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि बंदी भी उसे ऐसा न करने के लिए मना रहे थे। हालांकि वे नहीं समझते थे कि प्राचीन जैद क्या है, लेकिन बिना दिमाग वाले लोग भी समझते थे कि ऐसी स्थिति में क्या व्यापार किया जा सकता है। ये निस्संदेह कुछ महत्वपूर्ण है। जो लोग सौदेबाजी के लिए सामने लाए जा सकते थे, खासतौर पर स्वर्गीय न्यायालय के उच्च पदस्थ सदस्य, वे मुश्किल से ही निपट पाते थे और मौत से नहीं डरते थे। लानत है ये स्थिति। जब जियाओ यान ने सभी को जियाओ मिंग को बंधकों के बदले आइटम न बदलने की सलाह देते हुए सुना तो उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अगर जियाओ मिंग इस विनिमय के लिए सहमत नहीं होता तो उसे भरोसा नहीं था कि वह अपने दो भाइयों को अपने साथ वापस ले जा सकता है। क्या होगा यदि हुन तिआनडी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए बंधकों को मारने का फैसला किया? हॉल ऑफ सोल्स में घुसपैठ करने के वर्षों के दौरान जियाओ यान हॉल ऑफ सोल्स के नियंत्रण बल हुन कबीले के काम करने के तरीके से बहुत परिचित हो गया था। वह जानता था कि वे ऐसी चीजें करने में सक्षम हैं, और हॉल ऑफ सोल्स का विश्वास जीतने के लिए उसने खुद भी कई ऐसे कार्य किए थे। ऐसा लगता है कि आपके पास कई उत्कृष्ट अधीनस्थ हैं। अपने आसपास की चीखें सुनकर हुन तिआनडी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जियाओ मिंग पर अपनी नज़र डालते हुए कहा, कैसे हो? क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति पूरे समय शांत रही, जिससे किसी के लिए भी उसके विचारों को समझना असंभव हो गया। ठीक है। जब जियाओ मिंग ने आखिरकार बात की तो सभी चुप हो गए, अपने अपेक्षित उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं इस सौदे से सहमत हूँ। अपने हाथ की मुट्ठी से एक प्राचीन जैद दिखाई दिया। ये टूशे प्राचीन देवता के जैद का अंतिम टुकड़ा था। जियाओ मिंग ने किसी भी तरह की चालाकी का इस्तेमाल नहीं किया। हुन तिआनडी जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी रणनीति बेकार होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि हुन तिआनडी प्राचीन जैद ले जाए या नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब उन्होंने जियाओ मिंग को प्राचीन जैद निकालते देखा तो अन्य 3 कुलों के लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा, एक नेता के रूप में आपको इतना सीधा क्यों होना चाहिए? क्या आप थोड़ा और निर्दयी नहीं हो सकते? 3 कुलों के प्रमुख, कृपया अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करें। जियाओ मिंग ने पीछे देखा। गु युआन और अन्य 2 कुलों के प्रमुख, जो पूरे समय चुप थे, ने आह भरी और फिर अपने लोगों को चुप करा दिया। जियाओ मिंग के हाथ में प्राचीन जैद को देखते ही हुन तिआनडी की आंखों में लालच और जोश की झलक दिखाई दी। प्राचीन जैद के इस आखिरी टुकड़े से वह टूशे प्राचीन देव हवेली का स्थान जान सकेगा और उसे खोल सकेगा। अगर वह सच में अंदर मौजूद द्वितीय एम्ब्रियोनिक पिल को प्राप्त कर लेता तो वह एक ही छलांग में इस दुनिया का सर्वोच्च शासक बन जाता। उस समय तथाकथित गठबंधन उसकी आंखों में चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसे उसके हाथ के एक झटके से आसानी से कुचल दिया जा सकता था। हे, तुम एक अच्छे नेता लगते हो। मैं समझ सकता हूं कि स्वर्गीय न्यायालय ने तुम्हारी युवावस्था के बावजूद तुम्हें शुरू से ही अपना नेता क्यों चुना। हुन तिआनडी ने अपनी नज़र हटा ली और धीरे से कहा, लोगों को सौंप दो और मैं जैद सौंप दूंगा। तुम्हें समझना चाहिए कि इन लोगों को मारना मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए मैं कोई चाल नहीं देखना चाहता।
जियाओमिंग ने उसकी ओर देखा, फिर अपनी हथेली खोली और प्राचीन जैद उसके नियंत्रण में धीरे धीरे ऊपर उठा। जब हुन तियानडी ने ये देखा तो उसने अपनी आस्तीन लहराई और बंदियों को बांधने वाली जंजीरें एक के बाद एक टूट गईं, इससे पहले कि वे काली रोशनी की एक अंगूठी में बदल गईं जिसने बंदियों को हवा में उठा लिया। यहाँ आप जाओ। हुन तियानडी ने अपना हाथ लहराया और हर कोई काली रोशनी से प्रेरित होकर जियाओमिंग की ओर दौड़ा। उसी समय जियाओमिंग के एक विचार के साथ प्राचीन जैद ने सीधे हुन तियानडी पर गोली चलाई। साथ ही जियाओमिंग ने अपने पैर को शून्य पर टैप किया और आगे की ओर गोली चलाई। उसने बंदियों की ओर हाथ बढ़ाया, एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न किया जिसने सभी को अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने अपने हाथ से काट दिया, उन्हें बांधने वाली काली बाधाओं को तोड़ दिया। हुन तियानडी ने प्राचीन जैद को पकड़ लिया। जैद लगभग उसी समय था जब जियाओमिंग ने बंदियों को सुरक्षित किया था। अपने संयम के बावजूद जब उसने अपने हाथ में जैद की ठंडक महसूस की तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हाथ में प्राचीन जैद के साथ वह पहले से ही उस पल की कल्पना कर सकता था जब वह उस प्रतिष्ठित क्षेत्र में कदम रखेगा। हुन तियानडी और जियाओमिंग के बीच आदान प्रदान एक झटके में हो गया जिससे जियाओयान मुश्किल स्थिति में आ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनका आदान प्रदान इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। हालांकि उसके दो भाई सुरक्षित थे, लेकिन अब वह कैसे वापस आ सकता था? अब वह एक बार में एक कदम ही उठा सकता था। बंदियों को पकड़े हुए जियाओमिंग चमका और तेजी से नीचे की संरचना में उड़ गया, जहां उसने सभी को नीचे उतार दिया। हमने आपको नीचे खींच लिया, गठबंधन नेता। हाल ही में मुक्त हुए कुछ बंदी अपनी छाती पीटने और निराशा में अपने पैर पटकने से खुद को रोक नहीं पाए। वे जियाओमिंग से नाराज नहीं थे, वे बस खुद से नफरत करते थे। वे पहले स्थान पर बंदी क्यों बने? खुद को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी ने बहुत कुछ सहा है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जियाओमिंग ने उन्हें कुछ देर के लिए सांत्वना दी। वह इनमें से कई लोगों से पहले मिल चुका था और वह उनमें से कई के नाम भी याद कर पाया था। उनकी वर्तमान दुर्दशा उससे जुड़ी नहीं थी और प्राचीन जैद को सौंपना सिर्फ एक सोची समझी चाल नहीं थी। खुद को संभालने के बाद जियाओमिंग ने उन्हें एक हल्की मुस्कान दी, फिर पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में एक गहरी ठंडक दिख रही थी। गु युआन, लेई यंग और बाकी लोगों की नज़रें जियाओमिंग पर पड़ी। जब वह मुड़ा तो उनकी आंखों में भी एक समान बर्फीली दृढ़ता थी। अब जब सोल कबीले ने प्राचीन जैद के सभी टुकड़े इकट्ठा कर लिए थे तो वे उन्हें आज इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते थे। जियाओमिंग ने उनकी नज़रों से मिलते ही थोड़ा सिर हिलाया, फिर हुन तियानडी की ओर देखा जो प्राचीन जैद को पकड़े हुए था और पागलों की तरह हंस रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक सूक्ष्म वक्र दिखाई दिया। फिर एक नर्म आवाज में उसने कहा, 3 कबीले के मुखिया, मुझे लगता है अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही उसके शब्द निकले, इस दुनिया में हत्या की भावना की लहर दौड़ गई। अध्याय 550 पीछा। जियाओमिंग के शब्द सुनते ही लेई यंग, यानजिन और बाकी लोगों की आंखों में अचानक हत्या की भावना उमड़ पड़ी। उनके आसपास की ऊर्जा में तेजी से उतार चढ़ाव होने लगा। गठन स्थापित करो। लगभग एक ही समय में पूरे आकाश में कई गूंजें गूंज उठीं। गु कबीले के सदस्यों ने बिजली की गति से अपने गठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया। डक्यूई के भयानक खंभे सभी दिशाओं से बादलों की ओर बढ़े। शक्तिशाली आभा ने पर्वत श्रृंखला के बाहर उन पर्यवेक्षकों के दिलों को विस्मय में कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा दृश्य वास्तव में सहस्राब्दी में एक बार होने वाला तमाशा था। ऐसा लगता है कि आप सभी वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं हैं। आसमान में खड़े होने पर हुन तियानडी के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह एक बार फिर अपने सामान्य शांत और लापरवाह व्यवहार में लौट आया। उसने अपना सिर नीचे करके जियाओमिंग और अन्य लोगों को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उनके अचानक हमले से हैरान नहीं था। वह ये भी समझ गया कि जियाओमिंग, गु युआन और अन्य लोग निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर अपने हुन कबीले को जैद के सभी 8 टुकड़े प्राप्त करते हुए और प्राचीन देव हवेली को सफलतापूर्वक खोलते हुए नहीं देखेंगे। हुन तियानडी, प्राचीन जैद सौंप दो, अन्यथा हम निश्चित रूप से हाथ मिलाएंगे और तुम्हारे हुन कबीले को नष्ट कर देंगे। लेई यंग ने भयंकर रूप से घूरते हुए कहा, उसकी आवाज़ गरजने जैसी थी। ये सुनकर हुन तियानडी अनजाने में हंस पड़ा। उसने अपना हाथ घुमाया और अपने हाथ में मौजूद प्राचीन जैद को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। अगर तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है तो तुम आज इस स्थिति में क्यों पहुँचे? हुन तियानडी, प्राचीन देव हवेली को तुम आसानी से नहीं खोल पाओगे। गु युआन का चेहरा पानी की तरह गहरा था। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और उसके शरीर के भीतर से एक भयानक उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैल गया। आसमान में अचानक काले बादल छा गए, साथ ही लगातार गड़गड़ाहट भी होने लगी। गु युआन के बाद लेई यंग, यानजिन और गु कबीले के अन्य शक्तिशाली सदस्य, जो 5 सितारा डूसेन से भी अधिक शक्तिशाली थे, भी हवा में उठे। जैसे जैसे उनकी आभा बढ़ती गई, आसमान का रंग बदलता गया। सिर्फ तुम लोगों के साथ तुम मुझे रोक नहीं पाओगे।
हालांकि उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की, लेकिन हुन तिआंदी की जियाओ मिंग पर तिरछी नज़र ने उसके दिल में बेचैनी का संकेत दिया। जियाओ मिंग की ताकत वाकई उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। प्राचीन देव हवेली की उसकी आगामी खोज के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। एक लड़ाई में परिणाम वास्तव में अप्रत्याशित था। गु युआन ने भौहें सिकोड़ी। वह बोलने ही वाला था कि जियाओ मिंग ने बीच में कहा, कबीले के मुखिया गु, उसके साथ शब्दों को बर्बाद क्यों कर रहे हो? चलो बस लड़ाई शुरू करते हैं। इस बिंदु पर जियाओ मिंग भी कुछ हद तक हताश था। उसने प्राचीन जैड को फेंक दिया था, आंशिक रूप से लड़ाई की शुरुआत को तेज करने के लिए। फिर भी इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भी बहुत अधिक अनावश्यक बातें थीं। जियाओ मिंग की याद दिलाने के बाद गु युआन ने अब संकोच नहीं किया और चिल्लाया, प्राचीन भगवान दर्पण। गु कबीले के विशेषज्ञ पहले से ही तैयार थे और एक बार जोरदार चिल्लाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी। बूम बूम। जैसे ही चिल्लाहट कम हुई, पर्वत श्रृंखला में कई प्रकाश अवरोधों से प्रकाश तेज हो गया। राजसी ऊर्जा के स्तंभ जो किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करते थे, आकाश में उठे। स्तंभ जल्दी से हजारों मीटर आकार के एक विशाल बहुरंगी प्राचीन दर्पण में परिवर्तित हो गए। दर्पण की सतह आश्चर्यजनक ऊर्जा उतार चढ़ाव से भरी हुई झिलमिला रही थी। बिना देरी किए विशाल बहुरंगी प्राचीन दर्पण सीटी की आवाज के साथ आगे बढ़ा। गु क्षेत्र में हुन कबीले विशेष रूप से अधिक संख्या में नहीं थे और प्राचीन दर्पण की रोशनी में वे और भी छोटे दिखाई देते थे। हालांकि हुन तिआंदी ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। जियो मिंग पर एक गहरी नज़र डालने के बाद वह बोला, चलो चलें। उसकी आवाज़ सुनाई देने के बाद खाली जगह में अचानक कई विशाल स्थानिक दरारें बन गईं। सभी दिशाओं में भीतर से काला कोहरा बाहर निकल आया। दरार रेखाओं के भीतर से असामान्य रूप से शक्तिशाली अंधेरे और ठंडे आभा की लहरें फैल गईं। क्या हुन कबीले की सेना को जुटाया गया है? दरार रेखाओं से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस करते ही कई लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। आओ। दरारों से काला कोहरा बाढ़ के पानी की तरह बाहर निकला जैसे ही वे दिखाई दिए। अंत में ये तेजी से एक बड़ी काली सील में बदल गया, जिसका आकार प्राचीन दर्पण से कम नहीं था। काली सील आसमान में लटकी हुई थी। इसकी विशाल छाया ने पूरी पर्वत श्रृंखला को ढक लिया। विनाश करने वाली सील। आसमान में काली सील हिल गईं। अचानक दरारों के भीतर से एक धीमी और तीखी आवाज निकली, जो हजारों व्यक्तियों की आवाज लग रही थी। तुरंत काली सील सीधे आसमान से उतरी। ऐसा लगा जैसे इस पर्वत श्रृंखला पर कोई आपदा आ गिरी हो। एक बहरा करने वाली दुर्घटना के साथ ये कई लोगों की चौकस निगाहों के सामने प्राचीन दर्पण से टकरा गई। गड़गड़ाहट। इस पल में पूरी दुनिया ढह गई थी। एक अवर्णनीय विनाशकारी उतार चढ़ाव पागलपन की तरह भड़क उठा। यहाँ तक कि गु दायरे के अंतरिक्ष की दुर्जय स्थिरता भी भारी दबाव के कारण टूट गई, जिसमें कई काली रेखाएं दिखाई देने लगीं। दो विशाल शक्तियां आसमान में हिंसक रूप से टकराईं, अंततः प्रचंड तूफान के बीच रह गईं। ग्रुग। प्राचीन दर्पण के ढहने के बाद नीचे गो कबीले के कई विशेषज्ञों ने मुंह से खून थूक दिया। अंतरिक्ष दरार रेखाएं, जो काले कोहरे से भरी थीं, ने भी कई तीखी दयनीय चीखें निकालीं। ये स्पष्ट था कि दोनों कुलों के बीच इस पूरी तरह से टकराव के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ था। विनाश का तूफान आसमान में भड़क उठा। ऊर्जा के इस पैमाने ने गो कबीले के 3 अमर और हुन कबीले के 4 दानव संतों को भी भयभीत कर दिया। अपनी ताकत के बावजूद अगर वे इस विनाश के तूफान की चपेट में आते तो संभवतः मर जाते। जैसे जैसे तूफान ने तबाही मचाई, इसने हुन तिआंदी और उसके समूह के लिए कुछ समय खरीदा। वे धीरे धीरे आकाश में स्थानिक दरारों में पीछे हटते हुए देखे गए और अंततः दृष्टि से ओझल हो गए। इस आदान प्रदान के बाद हुन तिंदी को भागते हुए देखकर जियो मिंग, जिसने हस्तक्षेप करने के बारे में सोचा था, रुक गया। उसने कुछ देर सोचने के बाद उसे रोकने के लिए जल्दबाजी न करने का फैसला किया। हालांकि सबसे अच्छा परिणाम हुन तिआंदी को गो दायरे में रखना होता, लेकिन उन्हें दायरे से बाहर ज्यादा प्रयास करने देना भी स्वीकार्य था। किसी भी तरह हुन तिआंदी आज बच नहीं सकता था। निश्चित रूप से जैसे ही गु युआन ने आकाश में धीरे धीरे ठीक हो रही स्थानिक दरार रेखाओं को देखा, उसने जल्दी से बात की। भाई ले, भाई यान और गठबंधन नेता जियाओ, इस महत्वपूर्ण क्षण में कोई भी अच्छा शब्द कहने की जरूरत नहीं है। अब हमारा एकमात्र विकल्प इस संकट को हल करने के लिए हुन तिआंदी का तुरंत पीछा करना है। अगर वह हमारी जानकारी के बिना प्राचीन देव हवेली के स्थान का पता लगा लेता है, तो हम गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। इसके अलावा निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की ताकत कम होने के साथ यह एक उपयुक्त क्षण है। मेरा गु कबीला रास्ता दिखाएगा। आप सभी को स्थानिक चैनल बनाने चाहिए और अपने बलों को इकट्ठा करके उनका अनुसरण करना चाहिए। इसके साथ ही गु युआन ने अंतरिक्ष को चीर दिया, जल्दी से कई स्थानिक चैनल बनाए और एक में कदम रखा। गु कबीले के कई शक्तिशाली सदस्यों ने उसका अनुसरण किया। लेई यंग और यानजिन ने एक दूसरे की ओर देखा और गंभीर भाव से सिर हिलाया। ऐसी परिस्थितियों में कोई दूसरा विकल्प नहीं था।
वे इस दौरान युद्ध की तैयारी कर रहे थे, इसलिए संघर्ष के अचानक बढ़ने पर उनकी प्रतिक्रिया तीव्र थी। जल्द ही लेई यंग और यान जिन की कार्रवाइयों के तहत कई स्थानिक चैनल जल्दी से बन गए और लेई और यान कुलों के कई विशेषज्ञ उनसे बाहर निकल आए। दोनों कुलों के सदस्यों की युद्ध दक्षता उच्च थी। युद्ध के अचानक शुरू होने के बीच वे घबराए नहीं। लेई यंग और यान जिन के आदेशों का पालन करते हुए वे जल्दी से गु युआन द्वारा बनाए गए स्थानिक चैनलों में प्रवेश कर गए। जियाओ मिंग स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं बैठ सकता था। भले ही वह इस भव्य योजना में एक भूमिका निभा रहा था, फिर भी उसे अपने कार्यों में कुछ हद तक आश्वस्त होना था। हालांकि जियाओ मिंग द्वारा बुलाए गए लोगों की संख्या कुछ हद तक मामूली थी, जिसमें केवल कुछ प्रसिद्ध डू संत जैसे कि पूर्वज वोयो पूर्वज और पिलटॉवर पूर्वज, साथ ही कुछ प्रसिद्ध अर्ध संतों को शामिल किया गया था। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा व्यक्ति थे। लेई यंग और यान जिन ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके विचार में स्वर्गीय न्यायालय उनके जैसे प्राचीन कुलों से अलग था। हालांकि स्वर्गीय न्यायालय की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन लेई और यान कुलों के विपरीत जो एक छोटे से क्षेत्र में एकत्र हुए थे, स्वर्गीय न्यायालय के सदस्य बहुत बिखरे हुए थे। अचानक संकट के जवाब में अपने उच्च स्तरीय बलों के इतने महत्वपूर्ण हिस्से को जल्दी से इकट्ठा करना अपने आप में एक उपलब्धि थी। इसके अलावा स्वर्गीय न्यायालय की उच्च स्तरीय सेनाएं वास्तव में शक्तिशाली थीं और यह भी कहा जा सकता है कि वे बहुत शक्तिशाली थीं। उनमें से एक 8 सितारा डू संत भी था जिसकी ताकत उनके बराबर थी, साथ ही कई अन्य डू संत और अर्ध संतों के साथ। अगर कोई जियाओ मिंग की क्षमता वाले किसी व्यक्ति को भी इसमें शामिल कर ले तो वे किस बारे में शिकायत कर सकते हैं। किसी भी मामले में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ मिंग मुश्किल पानी में मछली पकड़ेंगे। जियाओ मिंग ने पहले ही अपने लोगों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे। उनकी मुख्य प्राथमिकता अपने और अपने साथी गठबंधन सदस्यों के जीवन की रक्षा करना होनी चाहिए। खुद को बेतहाशा युद्ध में झोंकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बजाय उन्हें एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करनी चाहिए। बस दूसरों को लड़ाई का खामियाजा भुगतने दो। यान और लेई कुलों के प्रमुखों द्वारा देखा गया 8 सितारा डू संत स्वाभाविक रूप से प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के झूजेन थे। झूजेन के अलावा प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के 2 अन्य उन्नत 7 सितारा डू संत थे। वे इस समय अपने ड्रैगन सम्राट की रखवाली कर रहे थे। बेशक जी यान, जो उत्साह के लिए अपने शौक के लिए जानी जाती है, ऐसी घटना को मिस नहीं करती थी और लड़ाई में भाग लेने के लिए दौड़ी थी। जबकि जियाओ मिंग अपने इस उत्साही साथी को समझाने में खुद को कुछ हद तक असहाय पाया, उसने सुनिश्चित किया कि जियाओ यीजियान, मेडुसा और किंग लिन संघर्ष में भाग न लें। जब जी यान ने जियाओ मिंग को देखा तो वह उत्साह से भरी हुई उसकी ओर उड़ी। हालांकि कई लोगों की मौजूदगी में उसने अपना रानी जैसा और परिपक्व व्यवहार बनाए रखा। उसने खुद को उससे चिपकने से रोका और एक आज्ञाकारी छोटी पत्नी की तरह उसके बगल में खड़ी रही। जियो मिंग, युद्ध की योजना क्या है? उसने पूछा। सावधान रहो और बहक मत जाना। हुन कबीला उतना सरल नहीं है जितना लगता है। जियाओ मिंग की सलाह सिर्फ जी यान के लिए ही नहीं थी, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों के लिए थी। समझ गया। गठबंधन के सदस्यों की सामूहिक प्रतिक्रिया आई। यह जी यान है। वह प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की वर्तमान ड्रैगन सम्राट और मेरी भावी पत्नी है। वह बाद में युद्ध में आपको आदेश देने के लिए जिम्मेदार होगी। उसके आदेश का वही महत्व होगा जो मेरा है। गठबंधन के कई उच्च पदस्थ सदस्यों ने जी यान को पहले देखा था, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो अब तक उससे कभी नहीं मिले थे। हालांकि स्वर्गीय न्यायालय में जियाओ मिंग की प्रतिष्ठा को देखते हुए किसी को भी जरा भी संदेह नहीं था। उसे गंभीर स्वर में देखकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया और ये देखकर कुछ और नहीं कहा कि वे समझ गए हैं। साजिश के बारे में अपने ज्ञान के साथ उसे हुन कबीले के पास मौजूद चालों का अंदाजा था। वह खुद बाद में व्यस्त हो सकता है, इसलिए ताकत, स्थिति और विश्वसनीयता के मामले में जी यान बुलाए गए गठबंधन बलों का नेतृत्व करने के लिए आदर्श व्यक्ति था। सिर हिलाने के बाद जियाओ मिंग ने जी यान को अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। उसे पहले से ही ऐसे मामलों से निपटने का अनुभव था, इसलिए उसने ध्यान से सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में योजना को सुनने के बाद उसके पास योजना में जोड़ने के लिए कुछ सुझाव भी थे ताकि लाभ को और अधिक बढ़ाया जा सके। जियाओ मिंग उसके सुझावों को सुनने के बाद केवल उसकी आंतरिक रूप से प्रशंसा कर सकता था। जैसे ही उनकी बातचीत समाप्त हुई, जियाओ मिंग गु युआन द्वारा बनाए गए स्थानिक चैनलों में से एक में चले गए। जी यान स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों का नेतृत्व कर रहे थे और उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लेई यंग और यान जिन ने जियाओ मिंग को जाते हुए देखा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां शेष बुजुर्गों को सौंप दी और जियाओ मिंग और उनके समूह का अनुसरण किया। ब्यूरियल स्काई माउंटेन रेंज सेंट्रल प्लेन्स के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थी। ये संभव है कि वर्तमान महाद्वीप पर बहुत से लोग इस क्षेत्र से अपरिचित हों। हालांकि ये प्राचीन कुलों की कुछ पुरानी पीढ़ी के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। ये वह स्थान था जहां हुन कबीले और जियाओ कबीले ने उस समय लड़ाई लड़ी थी।
महान युद्ध ने एक बार पूरे सेंट्रल प्लेन्स को हिलाकर रख दिया था। पर्वत श्रृंखला के अंदर एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। युद्ध क्षेत्र बेहद विशाल था और आमतौर पर कई जादुई जानवर मौजूद थे। इसे एक खतरनाक जगह माना जा सकता है, इसलिए यह आमतौर पर थोड़ा उजाड़ लगता था। आज प्राचीन युद्ध क्षेत्र हमेशा की तरह अलग था। पर्वत श्रृंखला के ऊपर का आकाश काले कोहरे में डूबा हुआ था। कई जादुई जानवर जो कभी इस विशाल युद्ध क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से घूमते थे, पूरी तरह से गायब हो गए थे। इसके बजाय घनी आबादी वाले मानव विशेषज्ञों ने विशाल युद्ध क्षेत्र को भर दिया। वे स्पष्ट रूप से दो अलग अलग पक्षों में विभाजित थे। ये वह दृश्य था जो जियाओ मिंग और उनके समूह ने स्थानिक चैनल से बाहर निकलने पर देखा। अब स्थिति क्या है? कबीले के मुखिया गु जियो मिंग ने गु युआन के चारों ओर इकट्ठा होते हुए पूछा। गु युआन की नज़र उदास थी क्योंकि उसने युद्ध के मैदान की ओर इशारा किया जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। ऐसा लगता है कि हुन तियांडी जानता है कि आज का संघर्ष उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। वह शायद हुन कबीले और जियो कबीले के बीच प्राचीन युद्ध के मैदान पर इसे हमेशा के लिए सुलझाना चाहता है। क्या यह एक जाल हो सकता है? उसने पहले कार्रवाई नहीं की। शायद वह हम सभी को एक ही झटके में फंसाने की योजना बना रहा था। यानजिन आगे बढ़ा और चिंता के साथ उजाड़ प्राचीन युद्ध के मैदान को देखा। लेई यंग, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने दृढ़ता से कहा, जाल हो या न हो, हमें लड़ना ही होगा। लेई कबीले के सभी सदस्य, सुनो, नौ ड्रैगन स्काई लाइटनिंग फॉर्मेशन का उपयोग करो। समझ गया। इस बिंदु पर अधिकांश सेनाएं पहले ही जुट चुकी थीं। लेई यंग की आज्ञा सुनकर लेई कबीले के कई विशेषज्ञों ने ठंडे और सख्त चेहरे के साथ जवाब दिया। तुरंत उनके शरीर से प्रकाश की कई चमकदार चांदी की किरणें निकलीं और जल्दी ही आकाश में एक शक्तिशाली गरजने वाले बादल में इकट्ठा हो गईं। गरजने वाले बादल के अंदर चांदी की रोशनी टिमटिमाती हुई अंततः 9 विशाल बिजली के ड्रैगन बन गए, जिनमें से प्रत्येक का आकार हजारों मीटर था। उनकी गर्जना भरी गड़गड़ाहट से जमीन कांप उठी। आक्रमण करो! जिस क्षण बिजली के ड्रैगन दिखाई दिए, उन्हें लेई कबीले के कई विशेषज्ञों ने निर्देशित किया। उन्होंने हुन कबीले की सेना पर विनाशकारी बल के साथ हमला किया, जिससे वे जिस जगह से गुजरे वह विस्फोटक तरीके से फट गई।